तो सभी साथियों का स्वागत है आज के एक और बहुत जबरदस्त और कमाल के पॉडकास्ट में। साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपको वो स्टोरी सुनाने वाला हूं जो किसी को यकीन भी नहीं आएगी। ये स्टोरी ऐसी है जिसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि किसी इंसान के साथ ऐसी भयानक घटना भी घटित हो सकती है। जो इंसान अपनी लाइफ में अच्छे से जी रहा हो, जॉब कर रहा हो और उसने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर अपने फ्यूचर को लेकर कई सारे सपने देखे हों, लेकिन अचानक से उनके साथ कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बारे में सोचकर वो आज भी कांप उठता है। साथियों, ये पूरी स्टोरी हमारे ही एक सब्सक्राइबर ने शेयर की है। उन सब्सक्राइबर का नाम है सूरज और वो बंबई के रहने वाले हैं। दरअसल ये तो आप जानते हैं कि बंबई माया का शहर है। वहाँ हर कोई स्टार बनने के लिए जाता है और सोचता है कि रातों रात वो भी स्टार बन जाएगा और उसकी किस्मत चमक जाएगी। तो ऐसे ही सूरज भी था। वो भी बहुत बड़े बड़े सपने लेकर के माया नगरी बंबई में पहुंच जाता है। खैर, वहां पर उसकी किस्मत को नहीं पलटती और काफी सारे धक्के खाने के बाद वो एक जगह पर जॉब करने लगता है और उसके बाद उसकी लाइफ एक अलग ही ट्रैक पर चल पड़ती है, जहां वो बिना स्टार बने ही बहुत खुश था। फिर उसकी लाइफ में एक लड़की आ जाती है, लेकिन फिर उनके साथ ऐसा होता है कि सूरज की लाइफ बहुत ही ज्यादा दर्दनाक और खौफनाक हो जाती है। जब सूरज ने मुझे यह कहानी बताई तो मैं खुद अंदर से पूरी तरह से सिहर गया था और मैं चाहता हूं कि हमारे सभी फैमिली मेंबर्स में से किसी के साथ भी कभी ऐसा ना हो। इसलिए जरूरी है कि आप इस स्टोरी को सुने और इन चीजों से कैसे बच सकते हैं ये भी जानें। तो मैं धन्यवाद करता हूं सूरज का, जिन्होंने हमारे साथ ये स्टोरी शेयर की। और सभी साथी एक बार अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कर दें और जो नए साथी चैनल पर आए वो सब्सक्राइब करके इस फैमिली का हिस्सा बन जाए। तो चलिए इस स्टोरी को मैं अपने ही पर्सपेक्टिव से आपको सुनाता हूं। दिसंबर की ठंड में सूरज सुबह सुबह मुंबई के एक पुलिस थाने में बैठा इंस्पेक्टर का इंतजार कर रहा था। इतनी ठंड में उसने केवल एक टी शर्ट और लोअर पहन रखा था। सूरज काफी परेशान लग रहा था। थाने में अभी सारे पुलिसकर्मी नहीं आए थे, लेकिन जो थोड़े बहुत मौजूद थे वे बार बार सूरज की ओर अजीब ढंग से देख रहे थे। सूरज भी अजीब ही व्यवहार कर रहा था। उसके चेहरे पर एक खौफ था। एक हेड कांस्टेबल नितिन ने सूरज से पूछा, क्या हो गया? ज्यादा ही परेशान लग रहे हो, कोई इमरजेंसी है क्या? सूरज ने डरते हुए अपनी गर्दन ऊपर की और उस हेड कांस्टेबल की आंखों में देखने लगा। सूरज उसे घूरता रहा और फिर एकदम चीखते हुए खड़ा हो गया। उसकी यह चीख सुनकर थाने में बैठे अन्य लोग भी घबरा गए और सब लोग सूरज को देखने लगे। तभी एक अन्य कांस्टेबल जितेंद्र आया और उसने पूछा, क्या हुआ नितिन, क्या बात हो गई, क्यों चीखा? नितिन ने कहा, पता नहीं क्या हो गया, मैंने तो बस इतना पूछा कि तुम्हें कोई इमरजेंसी है क्या। मुझे ये थोड़ा डरा हुआ लग रहा था, लेकिन ये तो मुझे ही देखकर चीखने लगा। जितेंद्र ने सूरज से पूछा, अरे भाई कुछ बताओगे भी? सूरज ने कहा, मुझे पुलिस इंस्पेक्टर से मिलना है। जितेंद्र ने कहा, उन्हें आने में भी समय लगेगा, अगर तुम्हें इमरजेंसी है तो तुम हमें बता सकते हो। सूरज बोला, नहीं, मुझे उन्हीं से मिलना है। जितेंद्र और नितिन एक दूसरे को देखने लगे और सूरज से हटकर साइड में हो गए। नितिन बोला, मुझे लगता है इसके दिमागी हालत ठीक नहीं है। जितेंद्र ने कहा, अब यार ऐसे लोगों को हैंडल करना पड़ेगा, वरना विजय सर से हमें ही डांट पड़ेगी। नितिन ने कहा, अब यार तू ही बता, ये कुछ बताने को तैयार नहीं है, काफी देर से बैठा है और मैंने सुना है कि ये सर का कोई जानने वाला है। ज्यादा कुछ कहेंगे तो कभी बवाल खड़ा ना कर दें। मेरे हिसाब से सर को आने देते हैं। लगभग आधे घंटे बाद थाने का इंस्पेक्टर विजय कुमार थाने में प्रवेश करता है। सूरज जैसे ही इंस्पेक्टर को देखता है तुरंत भागकर उनके पीछे जाता है। विजय कुमार अपने केबिन में चले जाते हैं। इंस्पेक्टर के पीछे सूरज को जाता देख जितेंद्र तुरंत सूरज को रोकता है, लेकिन सूरज अंदर जा चुका था। विजय अपनी कुर्सी पर बैठा भी नहीं था कि तभी सूरज ने आवाज लगाई, विजय भैया। जैसे ही विजय ने पलट कर देखा तो उसके सामने प्रार्थी सूरज खड़ा था और उसके पीछे जितेंद्र खड़ा था। जितेंद्र बोला, सॉरी सर, वो
ये बिना बताए आ गया। सूरज विजय से बोला, भैया मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है, प्लीज इन्हें कहिए कि यहां से चले जाएं। विजय कहता है, क्या बात हो गई सूरज, तुम घबराए हुए लग रहे हो। तभी जितेंद्र पूछता है, सर क्या आप इन्हें जानते हैं? विजय हाँ में सिर हिला देता है। विजय एक बार फिर सूरज से पूछता है, क्या हुआ है? घबराए हुए क्यों हो? क्या फिर से किसी नशे में पकड़े गए हो? सूरज ना में सिर हिलाता है और कहता है, मुझे आपसे अकेले में बात करनी है, प्लीज आप इनसे कहिए कि ये बाहर चले जाएं। सूरज के चेहरे को देखकर साफ जाहिर हो रहा था कि वह बहुत डरा हुआ है। सूरज और विजय एक दूसरे को पहले से ही जानते थे, क्योंकि सूरज विजय का ही दूर का रिश्तेदार था। सूरज मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में अपना लक आजमाने आया था। यहां उसे कामयाबी तो नहीं मिली, लेकिन वह गलत आदतों में पड़ चुका था। नशे करना, रात को देर तक पार्टी करना, जुआ खेलना, और इसी सिलसिले में एक दो बार पुलिस स्टेशन भी जा चुका है। रातों को लेट नाइट पार्टी में जब छापेमारी होती थी तो बहुत हानिकारक ड्रग्स पकड़े जाते थे। तभी सूरज भी विजय की नजरों में आ गया था। अब क्योंकि सूरज विजय का रिश्तेदार लगता था, इसलिए सूरज आजाद घूम रहा था। और वैसे भी आज के जमाने में बहुत सारे अपराधी यूं ही बाहर घूम रहे हैं। विजय सूरज को अच्छे से जानता था कि सूरज थोड़ा जिद्दी है और थोड़ा ड्रामेबाज भी है। विजय नहीं चाहता था कि उसके थाने में कोई भी ड्रामा हो, और वो भी सुबह सुबह। इसलिए वह जितेंद्र को बाहर जाने का इशारा करता है और सूरज से कहता है, बैठो, बैठ के बताओ क्या बात है। सूरज घबराते हुए कहता है, मुझे कोई परेशान कर रहा है। विजय पूछता है, तुम्हें कौन परेशान कर सकता है? सूरज कहता है, एक भूत। विजय सुनकर हंसने लगता है और कहता है, लगता है आज ज्यादा ही नशा कर लिया है। सूरज चिड़चिड़ाता हुआ कहता है, नहीं भैया, मैंने कोई नशा नहीं किया है। मैं 2 दिन से बहुत परेशान हूं। कोई मेरी खिड़की पर दस्तक देता है। मैंने मेरे बाथरूम में बहुत सारा खून पड़ा हुआ देखा था। मेरे साथ बहुत अजीब अजीब घटनाएं हो रही हैं। मुझे बचा लो, कोई मुझे मारने की कोशिश करता है। सूरज के मुंह से यह सब सुनकर विजय सूरज की मजाक बनाते हुए कहता है, अच्छा तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कोई भूत परेशान कर रहा है? क्या तुमने किसी का मर्डर किया है? यह सुनकर सूरज हैरानी से विजय की ओर देखता है। विजय शक भरी निगाहों से सूरज से कहता है, अभी तुम ही ने कहा ना कि तुम्हें कोई भूत परेशान कर रहा है। हो सकता है तुमने किसी का मर्डर किया हो और उसी इंसान का भूत परेशान कर रहा हो। सूरज गुस्से से अपनी गर्दन झिड़कता है और कहता है, भैया यार, मैं सच कह रहा हूं, सच में मेरे पीछे कोई लगा है। रात किसी ने मेरा गला दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी मुझे दिखाई नहीं दे रहा था। विजय एक बार फिर हंसता है। सूरज बहुत ही हताश होकर कहता है, मेरी बात पूरी सुन लो, फिर हंस लेना। विजय घड़ी में समय देखता है, फिर कहता है, अच्छा ठीक है, तुम्हारे पास 1 घंटे का समय है। उस 1 घंटे में मुझे बताओ कि आखिर तुम्हें क्या परेशानी है, तुम्हें कौन परेशान कर रहा है। फिर सूरज अपनी आपबीती बताना शुरू करता है। मैं 2 साल पहले भोपाल से मुंबई आया था। यहां मुझे एक थिएटर में काम करने वाले मेरे दोस्त अर्जुन ने बुलाया था। उसने मुझसे कहा था कि तू एक्टिंग बहुत अच्छी करता है, देखने में बहुत हैंडसम है, तुझे यहां आराम से काम मिल जाएगा। मुझे भी बचपन से एक्टिंग का शौक था, इसीलिए मैं अपने घर वालों से लड़ झगड़ कर अपनी जॉब छोड़कर यहां आ गया था। मुंबई में काम मिलना इतना भी आसान नहीं होता जितना लगता है। भले ही आपके कितने ही जान पहचान के लोग हैं, लेकिन आपको परेशानियों का सामना तो करना ही पड़ता है। कुछ समय तक तो आप खाली ही रहते हैं, अपने खर्चे पर ही रहना पड़ता है। लोग उधार देने में भी कतराते हैं। जब मैं भोपाल में जॉब करता था तब मैंने कुछ सेविंग्स की थी। वही सेविंग्स लेकर मैं मुंबई आ गया था। यहाँ मैं मेरे दोस्त अर्जुन के कहने पर उसके साथ छोटे से कमरे में रहने लगा। उसने मुझे कई लोगों से मिलवाया, लेकिन 6 महीने इधर उधर धक्का खाने के बावजूद भी मुझे कोई काम नहीं मिल रहा था। अब मेरा मन अपने घर जाने का भी नहीं था। आखिर घर वालों को क्या मुंह दिखाता। अपनी नाकामयाबी के साथ मैं भोपाल वापस नहीं जाना चाहता था, इसीलिए मैंने यहीं पर छोटी मोटी जॉब करना शुरू कर दिया।
खर्च लायक पैसे मिल जाते थे। थोड़े बहुत पैसे बचा भी लेता था। कभी कभी पार्ट टाइम करता था तो और भी ज्यादा पैसे जोड़ लेता था। मैं मानता हूं कि इन सब के बीच मैं लोगों की गलत संगत में पड़ गया था, लेकिन मैं क्या करता। मैं अकेला था। मुझे जो सही लग रहा था मैं बस एक वही करता था। एक अकेले इंसान का जीना कैसे होता है यह मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। कई बार मुझे मेरे घर वालों की याद आती थी, लेकिन मैं घर वापस नहीं जाना चाहता था, क्योंकि घर वालों ने एक बार भी मेरे बारे में जानने की कोशिश नहीं की। इसलिए मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं वापस अपने घर जा सकूं या उनसे कोई बात कर सकूं। फिर मेरी दोस्ती पब में अक्सर आने वाले अभिषेक और गौरव से हुई। मुझे उन दोनों का नेचर काफी पसंद आया, लेकिन मैं यह नहीं जानता था कि वो लोग नशे के आदी हैं। उस समय मुझे लगा वो हल्का फुल्का नशा, शराब वगैरह ही पीते होंगे, लेकिन बाद में पता चला कि वे किस लत में पड़े हैं। वे दोनों अच्छे घर से थे, पैसों की कोई कमी नहीं थी। वे लोग मुझ पर खर्च करते हुए भी पीछे नहीं हटते थे। मुझे ऐसा लगने लगा था जैसे यही सच्ची यारी दोस्ती है। इसके अलावा कभी मुझे पैसों की जरूरत हुई तो मैं बेझिझक अभिषेक और गौरव से पैसे मांग लिया करता था, और वे भी मुझे पैसे दे दिया करते थे। दोस्ती इतनी गहरी होती चली गई कि हम हर वीकेंड पर, और अगर वीकेंड भी नहीं हुआ तो हर महीने इंडिया में कहीं ना कहीं घूमने चले जाया करते थे। मेरी जिंदगी अब पहले से बेहतर हो चुकी थी। मैं बहुत अच्छे से जी रहा था। अब घर वालों की याद आना भी बंद हो चुकी थी। इसी बीच मेरी मुलाकात पल्लवी नाम की लड़की से हुई। वो एक पब में वेट्रेस का काम करती थी। पल्लवी के पिता भी एक नंबर के शराबी आदमी हैं। पल्लवी का एक छोटा भाई था, अनिकेत। उसकी पढ़ाई लिखाई के लिए पल्लवी को जॉब करनी पड़ती थी। जब मुझे पल्लवी के बारे में पता चला तो मुझे उससे और भी ज्यादा हमदर्दी हो गई। धीरे धीरे हम दोनों के बीच दोस्ती और फिर हमारी दोस्ती प्यार में बदल गई। लेकिन मुझे पल्लवी का उस पब में काम करना अच्छा नहीं लगता था। कई बार कई लड़के और यहां तक बूढ़े लोग उसके साथ गलत व्यवहार करते थे। इसीलिए मैंने उसकी जॉब वहां से हटवाकर एक ज्वेलरी की शॉप पर लगवा दी। अब वो भी ठीक ठाक कमा रही थी और इज्जत की जिंदगी जी रही थी। मैं अभी भी किराए के मकान पर ही रहता था। मैंने पल्लवी से शादी करने की सोच ली थी, लेकिन मैं चाहता था कि एक छोटा सा अपना घर हो जाता तो बेहतर होता। मैं इसके लिए पैसे भी इकट्ठा कर रहा था, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरे सपने पूरे नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया कि मैं अभिषेक और गौरव के साथ हर महीने या फिर वीकेंड पर कहीं ना कहीं घूमने जाया करता था। लेकिन जब से मेरी मुलाकात पल्लवी से हुई थी, अभिषेक और गौरव के साथ घूमना कम हो गया था। बहुत समय बाद मुझे गौरव ने कहा कि हम लोनावाला घूमने जा रहे हैं और वहां पर काफी सारी एक्टिविटीज करेंगे। लेकिन कौन जानता था कि वह एक्टिविटीज एक एक्सीडेंट में बदल जाएंगी। नवंबर का दूसरा हफ्ता चल रहा था। मेरे पास अभिषेक का फोन आया। अभिषेक ने कहा, यार सूरज, तू तो बहुत बिजी हो गया है। कितने महीने हो गए हैं, हम कहीं भी घूमने नहीं गए। मैंने कहा, हाँ यार, काम में समय ही नहीं मिलता, लेकिन मैं जल्द ही तुम लोगों के साथ कहीं जाऊंगा। अभिषेक ने कहा, कहीं नहीं, हम लोगों का प्लान है लोनावाला जाने का, बता चल रहा है। मैंने पूछा, क्या मैं पल्लवी को अपने साथ लेकर जा सकता हूं? अभिषेक ने कहा, हाँ, क्यों नहीं, वो भी हमारे दोस्त हैं, आखिर होने वाली भाभी भी तो है। ये सुनकर मुझे अच्छा लगा। अभिषेक ने कहा, ठीक है, तो लोनावाला में ही मिलते हैं। उस समय अभिषेक और गौरव पुणे रह रहे थे। मैंने उसी समय पल्लवी से लोनावाला जाने के लिए बात की। पहले तो पल्लवी ने मना किया, लेकिन फिर मेरे जिद करने के बाद वो मान गई। मैं और पल्लवी लोग तय समय से मुंबई से लोनावाला के लिए निकल गए थे। हम स्टेशन पर उतरे ही थे कि तभी गौरव का फोन आया कि वो और अभिषेक नहीं आ पाएंगे। मैंने उनके ना आने की वजह जाननी चाहिए तो गौरव ने कहा, यार, अभिषेक के पापा आए हैं, उसकी बहुत डांट पड़ी है और वो एक हफ्ते साथ ही रुकने वाले हैं, इसलिए बहुत मुश्किल है कि अभिषेक आ पाए, और इधर मेरा एक्सीडेंट हो गया है, मुझे भी चलने में प्रॉब्लम है। यार सॉरी, क्या करूं, अचानक इमरजेंसी आ गई। वैसे तू कहाँ है? मैंने कहा,
है। मैं तो जस्ट अभी ट्रेन से उतरा हूं और पल्लवी मेरे साथ है। गौरव ने अफसोस जताते हुए कहा। अरे यार, काश मैं कुछ देर पहले फोन कर दिया होता। मैंने कहा, फिर भी कितनी देर पहले फोन करता? तुझे मुझे काफी पहले बताना चाहिए था। अब बता, मैं क्या करूं? पल्लवी को अकेला लेकर कहां जाऊं? गौरव ने कहा, तू पल्लवी को घुमा लेना, तुम लोगों की प्राइवेसी में भी दखल नहीं होगा। लेकिन मुझे खुद बहुत अफसोस है कि यह अचानक हमें प्लान कैंसिल करना पड़ा। पैसों की जरूरत हो तो बता देना, हम अरेंज करा देंगे। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा, चल अब क्या कर सकते हैं, मैं फोन रखता हूं। मेरा उतरा हुआ चेहरा देखकर पल्लवी ने पूछा, क्या हुआ, दोस्त कहां हैं तुम्हारे? मैंने अफसोस के साथ कहा, यार वो नहीं आ रहे हैं, कुछ इमरजेंसी आ गई है। पल्लवी ने कहा, बड़े अजीब दोस्त हैं, तुम्हें बुलाकर इमरजेंसी का बहाना बना दिया। वैसे तुम बोलते थे कि तुम्हारे बेस्ट फ्रेंड हैं। मैंने कहा, अरे यार अब बताओ क्या करूं, हम दोनों ही घूम लेते हैं। जब इतनी दूर आए हैं तो वापस थोड़ी जाएंगे। पल्लवी को भी थोड़ा अच्छा लगा क्योंकि वह मेरे साथ अकेले टाइम स्पेंड कर सकती थी। हम लोग लोहागढ़ किला, श्री नारायण धाम मंदिर और झील पर जाकर घूमे। फिर वहीं किसी ने बताया कि तालेगांव में हॉट एयर बैलून सफारी होती है, एक बार वो भी ट्राई करना चाहिए। जब हम झील पर थे तब हमने कई लोगों को इस बारे में बात करते हुए सुना था। पल्लवी को भी बहुत उत्सुकता थी, इसलिए उसने मुझसे जिद की। हॉट एयर बैलून सफारी एक रोमांचक अनुभव है जिसमें आप एक विशाल रंगीन गुब्बारे में आसमान में उड़ान भरते हैं। यह एक शांत और शांतिपूर्ण अनुभव होता है जिससे आपको नीचे की दुनिया का एक अनोखा नजारा मिलता है। पल्लवी के घर के हालातों की वजह से वह ज्यादा इधर उधर घूमने नहीं जा पाती थी, लेकिन जब वह मेरे साथ पहली बार घूमने गई तो उसका वापस आने का मन नहीं कर रहा था। हम एक जगह जाते वहां जाकर हमें दूसरी जगह के बारे में पता चलता, दूसरी जगह जाते तो वहां से एक अलग जगह के बारे में पता चलता। और जब पल्लवी ने हॉट एयर बैलून सफारी के बारे में सुना तो वो और भी ज्यादा एक्साइटेड हो गई, इसलिए मुझे उसकी जिद के आगे तालेगांव जाना पड़ा। तालेगांव जाने पर हमें पता चला कि यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक बने हुए हैं जो सफारी करवाते हैं। सबके लगभग एक से ही रेट थे, बस 100 से 200 रुपए इधर थे। हमने भी एक ब्लॉक के पास जाकर सफारी रिजर्व करवाई। वे लोग हमें एक ऊंचे स्थान पर ले गए जहां से दूर दूर के नज़ारे देखने को मिल रहे थे। वहां जाकर हमें यह भी पता चला कि यहां से यात्री को बहुत से नज़ारे देखते हैं। नीचे नदियां और गहरी घाटियां हैं। मौसम ठंडा था, इसीलिए हम लोग अच्छे से पैकिंग करके ले गए थे। जब हम ऊंचाई पर पहुंचे तो वहां और भी ज्यादा ठंड थी। सफारी पर जाने से पहले हमें चाय कॉफी को ऑफर दिया गया। मैं आज भी पल्लवी का वह खुशनुमा चेहरा नहीं भूल सकता जब वह उस हॉट एयर बैलून को तैयार होते हुए देख रहे थे। एक पायलट बैलून को फुलाने के लिए एक बड़ी गैस बर्नर जला रहा था। धीरे धीरे बैलून में हवा भरती जा रही थी। पल्लवी का वो संतुष्टि से भरा चेहरा मेरे सामने से कभी नहीं जा सकता। जिस हॉट एयर बैलून में हम बैठने वाले थे उसमें केवल 3 यात्री ही बैठे, मैं, पल्लवी और तीसरा पायलट। आखिर में हमने अपनी उड़ान भरनी शुरू की और हम सबसे ऊंचाई पर उड़ने लगे। सच में वो हमारी जिंदगी के शायद सबसे खूबसूरत पल थे। हम लोगों ने अपनी कुछ फोटोज भी क्लिक की थी। मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोच कर खुश हो रहा था। हम लोग उस पहाड़ी से काफी आगे निकल आए थे जहां पर हॉट एयर बैलून के उड़ान भरी जाती है। नीचे केवल हरे हरे मैदान जैसे दिखाई दे रहे थे। हालांकि वह भरे पूरे जंगल थे, लेकिन ऊंचाई से देखने पर बहुत छोटी छोटी घास की तरह लग रहे थे। पहाड़ भी ऐसे लग रहे थे जैसे मिट्टी का कोई कण हो। बहुत ही खूबसूरत नजारा था। ऊपर से नदियां देखने में किसी मोती के समान लग रही थी। मैं और पल्लवी हंस हंस कर बातें कर रहे थे और नीचे देख रहे थे कि तभी पायलट ने पल्लवी को एक जोर का झटका दिया और वह सीधे नीचे जा गिरी। यह सब इतना अचानक हुआ कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। एक पल के लिए मेरा दिमाग सुन्न हो गया कि हमारे साथ क्या हुआ। उस पायलट ने ऐसा क्यों किया? मुझे ये बात समझने में कुछ सेकंड लग गए कि पल्लवी नीचे गिर चुकी है, और जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि वह बहुत गहराई में गिरी है तो मैंने उस पायलट का कॉलर पकड़ लिया
और उसे वहीं मारने लगा। लेकिन उस पायलट ने हाथापाई करके मुझे भी नीचे धकेल दिया। मैं जोर से चिल्लाता हुआ नीचे गिर रहा था और मुझे नहीं लगता मेरी आवाज किसी के पास पहुंची होगी, और पहुंची भी होगी तो बहुत सारे लोग वैसे भी उड़ते समय चिल्लाते हैं, आनंद लेते हैं, कुछ डर के मारे भी चीखते हैं, तो शायद उन्हीं चीखों में कहीं मेरी आवाज गुम हो गई होगी। लेकिन मेरी किस्मत शायद अच्छी थी। मैं एक ऐसी जगह पर गिरा जहां पर बहुत सारी पुआल पड़ी हुई थी। हालांकि थोड़ी बहुत छोटे मुझे लग चुकी थी, लेकिन फिर भी मैंने अपने आप को संभाला। मैंने अपने आसपास देखा तो 2-3 ढेर और थे जो पुआल के थे। मुझे लगा शायद आसपास कोई गांव होगा या कोई ना कोई यहाँ रहता जरूर होगा, तभी यह पुआल यहाँ पर है। लेकिन भला इतने घने और गहरे जंगल में कौन अपना घर बनाएगा? पुआल का होना इस बात की गवाही दे रहा था कि जरूर यहाँ कोई है जो रहता है, जो खेती करता है। मैं मदद के लिए उठा और आगे बढ़ा, लेकिन काफी देर तक मुझे कोई घर नजर नहीं आया। मैं लगातार पल्लवी को भी आवाज लग रहा था। मुझे नहीं पता पल्लवी कहाँ गिरी थी और मुझसे कितनी दूर होगी। हवा के रुख ने उसे किस दिशा की ओर मोड़ दिया होगा, लेकिन अपने दिल को तसल्ली देने के लिए मैं अपनी कोशिश कर रहा था। दोपहर का समय रहा होगा। मेरा फोन भी मेरे पास नहीं था, लेकिन जिस रास्ते पर मैं चल रहा था मैंने देखा वहां पुआल के थोड़े थोड़े अवशेष पड़े हुए थे। मुझे लगा मैं सही दिशा में जा रहा हूं, क्योंकि हो सकता है कि कोई इंसान यहां आया हो, तभी तो यह पुआल जगह जगह गिरे पड़े हैं। अंत में मुझे एक खंडहर दिखाई दिया। वो शायद किसी किले का खंडहर रहा होगा। खंडहर बहुत ज्यादा बड़ा तो नहीं था, लेकिन हाँ, इतना बड़ा था कि 4-5 घंटे में मैं उसे एक्सप्लोर कर पाता। उस खंडहर में जाने से पहले मैंने एक आवाज लगाई, क्या कोई है? कहने को तो वह खंडहर था और कई सालों पुराना लग रहा था। मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे दिल से यह आवाज आई थी कि शायद यहाँ कोई रहता होगा, जबकि वहां आसपास किसी की मौजूदगी के कोई खास निशान नहीं थे, केवल पुआल के अलावा। तभी मुझे मेरी ही उम्र का एक आदमी कमर पर तहमत बांधे हुए दिखाई दिया। वह आदमी मेरी आवाज सुनकर खंडहर से बाहर निकाला और मुझे हैरानी से देखने लगा। उसने पूछा, तुम कौन हो? मैंने कहा, मेरा नाम सूरज है, मैं मुसीबत में हूं। मेरी दोस्त कहीं गुम हो गई है। हम लोग यहां घूमने आए थे और हॉट एयर बैलून में बैठे थे। हमें एक पायलट ने धक्का दिया। मेरे मुंह से यह बात सुनते ही उसके चेहरे के भाव और भी ज्यादा बदलने लगे। उसने मुझसे नजरें फेर कर कुछ सोचा, फिर बोला, तो अब तुम क्या करोगे? मैंने कहा, मुझे यही तो समझ नहीं आ रहा। क्या आप मेरी दोस्त को ढूंढने में मेरी मदद करेंगे? उसने कहा, क्या तुम थोड़ी देर इंतजार कर सकते हो? मैं अभी आता हूं। मैं हाँ में सिर हिला दिया। वह जल्दी जल्दी वापस खंडहर के अंदर गया। उसके इस तरह के एक्शन से मैं समझ नहीं पाया था कि आखिर क्या चल रहा है। मेरे दिमाग में केवल पल्लवी थी और मैं उसे बचाना चाहता था, उसे ढूंढना चाहता था। मैं लगभग 10-15 मिनट वहां खड़ा रहा, लेकिन वह आदमी वापस लौट कर नहीं आया। मुझे लगा कि मैं खुद ही अंदर जाकर देख लूं, इसलिए मैं उस खंडहर में बढ़ चला। मेरे अंदर प्रवेश करते ही एक बहुत बड़ा सरोवर था। उसमें एक पुराना टूटा फव्वारा लगा हुआ था। उसमें नाम मात्र ही पानी था, क्योंकि वह बहुत पुराना हो चुका था। सरोवर के सामने एक सीधा रास्ता जा रहा था और दोनों ओर 2 बड़े बड़े कक्ष थे। उन कमरों को देखकर मुझे नहीं लगा कि यहाँ कोई होगा, इसलिए मैं सीधे ही आगे बढ़ा। मैंने एक बार फिर आवाज लगाई, क्या कोई है यहाँ पर? लेकिन मुझे कोई उत्तर नहीं मिला। अब जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा था, मुझे मेरे पदचापों की आवाज तेज सुनाई दे रही थी। वो बरामदा पार करने के बाद एक बहुत बड़ा आंगन जो खुले आसमान के नीचे था, और फिर 4 कक्ष दिखाई दिए। दीवारें लगभग टूट चुकी थीं, लेकिन सिर छुपाने लायक काफी सही थी। अब इस जंगल में अगर किसी को ऐसा आसरा मिल जाए तो उसके लिए ये जन्नत से कम नहीं है। लेकिन तभी मेरी नजर एक अचंभित करने वाले देने वाली चीज पर पड़ी। वहां पर बना हुआ एक अलग नया कमरा जो इस किले का नहीं लग रहा था, क्योंकि उस पर जो दरवाजा था आज के जमाने का था, जबकि अन्य कक्ष में दरवाजे या तो पुराने लगता है, यहाँ कोई तो रहता है। वो आदमी भी वापस दिखाई नहीं दिया। मैंने उस ताले को खींचने की कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मैंने गुस्से में उसे दरवाजे को एक लात मार दी
और दूसरी ओर जाने के लिए मुड़ा। तभी दरवाजे के अंदर से किसी की चीखने की आवाज आई, एक ऐसी आवाज जो किसी इंसान की नहीं लग रही थी। पहली बार में मुझे लगा कि वो कोई जानवर है। हो सकता है किसी जानवर को अंदर बंद करके रखा गया है। फिर मेरे दिमाग में ही आया कि ये घना जंगल है, हो सकता है यहाँ जानवरों की तस्करी की जाती हो और यहाँ उसे कैद करके रख लिया हो। मुझे जो आदमी बाहर मिला था, हो सकता है वही ये सारे काम करता हो और मुझे देखकर डर गया हो, इसलिए वह वापस मेरे सामने नहीं आया। मेरे दिमाग में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे। अचानक मुझे पल्लवी का ख्याल आया। कहीं किसी जंगली जानवर ने पल्लवी को कुछ कर तो नहीं दिया। एकदम मेरी चाहत हुई कि मैं दरवाजे को तोड़कर देखूं कि अंदर क्या है। मैंने दोबारा उस दरवाजे पर लातें बरसाना शुरू कर दी, लेकिन वह दरवाजा काफी मजबूत था। जब मैं ये कर रहा था तभी मुझे मेरे सिर पर एक तेज वार का अनुभव हुआ। मैंने जैसे ही पीछे पलटकर देखा तो मेरे सामने वही लड़का खड़ा था जिससे कुछ देर पहले मैं बाहर मिला था। मैं उससे कुछ पूछता कि उसने मुझे क्यों मारा। उससे पहले ही मैं बेहोश हो गया। जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक बंद अंधेरे कमरे में पाया। मेरे हाथ पैर बंधे हुए थे। होश में आते ही मैंने चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए नहीं आया। अब मेरा शक सच हो चला था कि जरूरी वो आदमी कोई पशु तस्कर होगा जिसने डर के मारे मुझे भी पकड़ लिया। मैंने उस कमरे के दरवाजे पर ध्यान दिया कि ये भी एक नया दरवाजा है। धीरे धीरे मुझे पता चल रहा था कि यह खंडहर जितना साधारण लग रहा था उतना है नहीं। यहाँ बहुत से रहस्य छिपे हुए हैं। मेरे काफी चीखने चिल्लाने पर वही लड़का मेरे कमरे में आया। उसने मुझसे कहा, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ तुम्हारी मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। अपना मुंह बंद करके बैठे रहो, क्या फायदा कि मैं तुम्हें और चोट पहुंचाऊं। मैंने भी गुस्से में कहा, तू है कौन और मुझे यहाँ क्यों रखा है? मुझे यहाँ से निकाल। उस लड़के ने मेरी ओर गुस्से से घूरा। मैंने भी गुस्से में कहा, तू जानवर की तस्करी करता है ना, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। मेरी इस बात पर वह लड़का हंसा और उसने कहा, तू तो बहुत ही सीधा निकला, चल तुझे दिखाता हूं कि हम किस चीज की तस्करी करते हैं। उस आदमी ने चिल्लाकर कहा, अंदर आओ। इसके बाद एक और आदमी अंदर आ गया और बोला, हाँ चंपक भैया। तब मुझे उस लड़के का नाम पता चला। उसका नाम चंपक था। चंपक ने उस आदमी से कहा, मनु इसे गुरुजी के पास लेकर चलो। देखने में वो आदमी बहुत तगड़ा था। मेरे कुछ कहने से पहले ही उसने मुझे जकड़ लिया और जबरदस्ती बाहर ले जाने लगा। मैं बेकार की कोशिश कर रहा था, इधर उधर अपनी बॉडी हिला रहा था, लेकिन कोई फायदा नहीं। जब हम खंडहर के बाहर निकले तो मैंने पाया कि अंधेरा हो चुका है। चंपक के हाथ में एक लालटेन थी, उसी की रोशनी में हम आगे बढ़ रहे थे। वो लोग मुझे खंडहर के पीछे ले गए। वहां का नजारा देखकर मैं बुरी तरह डर गया, क्योंकि वहां कई सारे कंकाल पेड़ों से बंधे हुए थे। उन कंकालों के बीच बैठा था एक अधेड़ उम्र का आदमी। उस आदमी का रंग बहुत ज्यादा काला था। समझ नहीं आ रहा था कि शरीर पर कालिक पोत रखी है या रंग ही काला है। उसकी केवल सफेद आंखें चमक रही थी। वो लगातार किसी मंत्र का जाप कर रहा था। जैसे ही मैं उसके पास गया, उसने अपना जाप छोड़कर मेरी तरफ गुस्से से देखा। शायद वो कोई तांत्रिक या अघोरी था। उसके आगे बहुत ही अजीब किस्म की सामग्री पड़ी हुई थी। कंकाल की हड्डियां तांत्रिक के सामने रखी हुई थी। बीच में एक अग्निकुंड जल रहा था और पास पास पुआल पड़ा हुआ था। मैंने समझ गया कि इस पुआल का उपयोग आग जलाने के लिए किया जाता होगा, क्योंकि वो जंगल नमी से भरा था। ऐसे में लड़कियां ठीक से जल नहीं पाती होंगी। तांत्रिक के पास बहुत सारे छोटे छोटे पत्थर पड़े थे। वहां का नजारा देखकर मुझे अलग ही मामला लगा। उस तांत्रिक ने चंपक से पूछा, क्या हुआ, ज्यादा परेशान कर रहा था क्या? चंपक ने कहा, हाँ गुरुजी, चीख पुकार मचा रखी थी। तांत्रिक ने मुझसे कहा, देखो ज्यादा चिल्लाओगे तो तुम्हारी मौत जल्दी हो जाएगी। तुम्हारे पास समय कम बचेगा, और अगर शांति से 2 दिन का इंतजार कर लोगे तो शायद 2 दिन सांस और ले लोगे। अब तुम तय कर लो, तुम्हें आज ही इस दुनिया से जाना है या फिर 2 दिन बाद। उस पिशाच को एक खाना मुफ्त में मिल गया। उस तांत्रिक के मुंह से यह सुनकर मेरी रूह कांप गई।
मैंने सोचा कि यह किस बारे में बात कर रहा है। क्या यहाँ सच का कोई पिशाच है जो इंसानों को खाता है, या फिर यह कोई तंज कस रहा है? मैंने पूछा, तुम लोग कौन हो और ये इतने सारे कंकाल यहाँ क्या कर रहे हैं? तभी मनु ने कहा, ये जितने भी कंकाल यहाँ देख रहे हो, ये इंसानों के कंकाल हैं। उनके मांस को हमारे पिशाच ने ही खाया है। उसे हर 3 दिन में इंसानों का मांस चाहिए होता है। मुझे सच में उनकी बातों पर उस समय यकीन नहीं आ रहा था। मुझे लगा ये सारी बातें मुझे डराने के लिए कही जा रही हैं, लेकिन मैं उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाया। चंपक ने कहा, गुरुजी, क्या इसे मैं वापस कमरे में छोड़ाऊं? तांत्रिक ने कहा, 1 मिनट रुको। तांत्रिक के दोनों हाथों में बहुत सारे लाल कलावे बंधे हुए थे। तांत्रिक ने अपने हाथ से एक लाल कलवा खोला और उस पर कुछ मंत्र पढ़कर थूका और चंपक से कहा, कलावे को इस लड़के के दाएं हाथ पैर बांध दो। चंपक ने वो कलावा जबरदस्ती मेरे हाथ पर बांध दिया। फिर मुझे वापस उसी कमरे में ले जाया गया और अंधेरे में बंद कर दिया। वहां ना पानी था ना खाना। मैं कुछ देर तक यूं ही चिल्लाता रहा। फिर मुझे ध्यान आया, उसे तांत्रिक ने कहा था कि चिल्लाओगे तो जल्द मारे जाओगे। इसलिए मैंने चिल्लाना बंद कर दिया, क्योंकि मैं समझ चुका था कि यहां मदद के लिए कोई नहीं आने वाला। पता नहीं कब मेरी आंख लग गई और मैं सो गया। मैं ये भी नहीं जानता कि मैं कितनी देर सोया था कि तभी मेरे कानों में पल्लवी के चीखने की आवाज आई। वह बुरी तरह चीख रही थी और मदद मांग रही थी। मैं हड़बड़ाकर उठा, लेकिन भागने का कोई रास्ता नहीं था। मैं जैसे तैसे करके दरवाजे तक तो पहुंच गया, लेकिन दरवाजा खोलने में असमर्थ था। हिम्मत करके मैं खड़ा हो गया और अपने कंधे से दरवाजे को धक्का देने लगा। दरवाजा काफी देर बाद खुलने लगा था और कुछ ही देर में दरवाजा खुल गया। मैंने देखा तो दरवाजे पर ताला नहीं लगा था, लेकिन मैं ठीक से चल नहीं पा रहा था क्योंकि मेरे पैर भी बंधे हुए थे। मैं बहुत ही सावधानी से उस खंडहर से निकलने की फिराक में था, इसलिए बिना आवाज के किसी कीड़े की तरह रेंगता हुआ आगे बढ़ रहा था। और इस बीच न जाने मेरे कितनी चोटें लग चुकी थी। मैंने खंडहर का बरामदा पूरा पार कर लिया था। तभी मेरी नजर खंडहर के बीच में बने उस फुव्वारे पर गई जो एक छोटे से सरोवर के बीच बना हुआ था। जब मैंने सरोवर के चारों कोनों पर देखा तो वहां लोहे की जाली लगी हुई थी। मैं जैसे तैसे करके उस जाली तक पहुंचा और अपने हाथ की रस्सी काटने की कोशिश की और अंत में सफल भी रहा। ये मेरी पहली जीत थी। पल्लवी के चीखने की आवाज आनी अब बंद हो चुकी थी। उसको लेकर मेरे दिमाग में उल्टी सीधे ख्याल आ रहे थे। हाथ की रस्सी खुलते ही मैंने तुरंत पैर की रस्सी भी खोल ली। अब मैं पूरी तरह आजाद था। मेरे पैरों में मेरी चप्पल तक नहीं थी। मैं ईंट, पत्थर, कांटों से गुजरता हुआ खंडहर के पीछे पहुंचा। मैंने खंडहर की दीवार से उस तांत्रिक को झांक कर देखना चाहता था, लेकिन वहां मैंने जो नजारा देखा उसे देखकर मैं हैरान रह गया। मेरे सामने एक बहुत बड़े आकार का आदमी खड़ा था। उसका चेहरा पीली मिट्टी जैसे रंग का था। आंखें पूरी लाल थीं, बड़े बड़े दांत थे और दांतों पर खून लगा हुआ था। सिर पर बहुत सारे और घने बाल थे। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। मांसपेशियां उभरी हुई थी और देखने में वो बहुत पतला था, लेकिन उसकी बाजुओं की मांसपेशियां ऊपर उठती हुई अलग ही नजर आ रही थी। आग के सामने उसका शरीर सोने की भांति लग रहा था। पैरों और हाथों के नाखून किसी चुड़ैल की तरह लंबे और काले थे। वह सच में पिशाच था जिसके बारे में मनु और तांत्रिक कह रहे थे। मैंने देखा कि उस पिशाच के हाथ में पल्लवी का शरीर है जो खून से लथपथ है। पल्लवी के दोनों हाथ गायब थे। शायद वे पिशाच उन हाथों को खा चुका था। पल्लवी में अब जान बाकी नहीं थी। वह भी बेसुध चुपचाप पिशाच के हाथों में थी। वो पिशाच बहुत ही चाव से कुछ खा रहा था। वो और कुछ नहीं बल्कि पल्लवी के हाथ ही थे। तभी उस पिशाच के गले में कोई चीज अटकी। उसने वह चीज एकदम दूर थूक दी और वो ठीक मेरे पैर के पास आकर गिरी। वो पल्लवी की अंगूठी थी, वही अंगूठी जो मैंने पल्लवी को गिफ्ट की थी। उस अंगूठी को देखकर मुझे रोना आ गया। उस पिशाच ने मेरे सामने मेरी पल्लवी को यूं ही खा लिया था। अब आगे मैं और देख नहीं सकता था, इसलिए मैंने अपनी नजरें फेर ली। मैं पूरी तरह से असहाय और डरा हुआ था। मैं पल्लवी को खो चुका था।
मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं यहां से निकल भी पाऊं। उस पिशाच को देखकर मेरी उम्मीदें बार बार खत्म हो रही थी। मैंने रोते रोते अपनी आंखें बंद की। तब मुझे पल्लवी नजर आई और उसने मुझे रोते हुए कहा, सूरज निकलो यहां से, जल्दी जाओ यहां से। बस जैसे ही मैंने आंखें खोली देखा तो वह तांत्रिक मंत्र पढ़ रहा था। उसकी आवाज पूरे माहौल में गूंज रही थी। चंपक और मनु उसके दोनों किनारों पर खड़े थे और चुपचाप तांत्रिक को देख रहे थे। वो नर पिशाच पल्लवी को शायद पूरा खा चुका था, क्योंकि पल्लवी का शरीर अब मुझे वहां नहीं दिख रहा था। तांत्रिक पिशाच से बोला, कैसा था आज का भोजन, मजा आया ना? उस पिशाच ने अपनी बत्ती सी दिखाई और हंसने लगा। तब तांत्रिक ने कहा, जाओ इसे अंदर बंद करके आओ। इतना सुनते ही वह पिशाच घबरा गया। उसका खुशनुमा चेहरा मायूसी में बदल गया। धीरे धीरे वह गुस्सा करने लगा। लेकिन तभी चंपक और मनु दो बड़ी जंजीर से पिशाच को जकड़ लेते हैं और उसे घसीटते हुए लेकर जाने लगते हैं। लेकिन पिशाच बहुत शक्तिशाली था। वो दो लोगों के घसीटने से भी नहीं घसीट रहा था। तभी तांत्रिक ने जमीन पर पड़ी राख उठाई, उस पर कुछ मंत्र पढ़े और पिशाच के ऊपर डाल दी। पिशाच बुरी तरह बिलबिलाने लगा, जैसे कोई उसे मार रहा है। उसके शरीर पर जगह जगह चोट के निशान बनने लगे। तांत्रिक ने गुस्से में कहा, तू मेरा गुलाम है, मुझसे गद्दारी करने की कोशिश मत करना। जितना कहता हूं उतना कर, वरना भूखा रखकर तुझे मार डालूंगा। तांत्रिक के कहने पर वह पिशाच शांत हो गया। समझ नहीं आया कि क्या एक इंसान के अंदर इतनी ताकत होती है कि वह पिशाच को भी अपने वश में कर सके। शायद वो तांत्रिक पिशाच को वश में करना अच्छी तरह जानता था। तंत्र मंत्र का सहारा लेकर इंसान क्या कुछ नहीं कर सकता। काश मैं अपनी पल्लवी को वापस ला पाता। पिशाच पहले से शांत हो चुका था, लेकिन वो अभी भी गुस्से में था। चंपक और मनु पिशाच को लेकर मेरी तरफ ही आ रही थी। तभी मैं एक दीवार से चिपक कर खड़ा हो गया ताकि उन्हें दिखाई ना दे सकूं। तब मैंने उन दोनों को बात करते हुए सुना। चंपक ने कहा, यार मुझे इस पिशाच से बहुत डर लगता है। मनु बोला, हाँ यार, कहीं किसी दिन हम पर हमला ना कर दे। पता नहीं इस तांत्रिक को कब सिद्धियां प्राप्त होगी जो ये इसे आजाद करेगा। तभी चंपक ने कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? ये माणिक कोई ऐसा वैसा तांत्रिक नहीं है, बहुत जिद्दी है। मुझे नहीं लगता कि ये इस पिशाच को कभी छोड़ेगा। ये हमेशा इसे अपना गुलाम बनाकर रखेगा। शायद तुम यह बात नहीं जानते कि यह इस पिशाच से ऐसे ऐसे काम करवा सकता है जो तुम नहीं कर सकते। मनु कहता है, यार मैं तो इसके चक्कर में बहुत बुरा फंसा। बस मेरी जान पर बनाई थी, इसलिए मुझे इस माणिक की मदद करनी पड़ी। चंपक ने कहा, मेरा भी यही हाल है, लेकिन क्या करें, जीने के लिए ये करना पड़ेगा, वरना हमारी मौत भी पक्की है। एक तरीके से देखा जाए तो उस तांत्रिक ने हमें भी अपने कब्जे में कर रखा है। हम उसे छोड़कर जा ही नहीं सकते। मैं बस उनकी इतनी बातें ही सुन पाया था। आगे उन्होंने क्या बातें की मैं नहीं जानता, लेकिन मैं इतना समझ चुका था कि अब यहां और रुकना मेरे लिए सही नहीं है। इसलिए मैंने रात के अंधेरा का फायदा उठाया और वहां से भागने लगा। कुछ देर तो मैं बहुत सावधानी के साथ भागा, लेकिन जब मुझे लगा कि अब मुझे इन लोगों से खतरा नहीं है, तो मैंने तेज भागना शुरू कर दिया। भागते भागते सुबह हो चुकी थी, लेकिन मुझे कहीं भी कोई सड़क नजर नहीं आ रही थी। मैं काफी हताश हो गया था। मुझे बहुत प्यास भी लग रही थी। मैं भगवान से पानी की प्रार्थना कर रहा था और भगवान ने मेरी प्रार्थना सुनी भी। कुछ आगे चलने पर मुझे एक झील नजर आई। मैंने वहां पर पेट भरकर पानी पिया। खाने को कुछ नहीं था, लेकिन पानी पीकर शरीर में कुछ जान आ चुकी थी। मैं रुका नहीं, मैं फिर भी आगे बढ़ता रहा। अभी मेरे सामने दूर दूर तक केवल जंगल ही था। कहीं जंगल ज्यादा घना था तो कहीं कम, लेकिन हर जगह केवल पेड़ पौधे पेड़ पौधे। अब तो मुझे प्रकृति बुरी लगने लगी थी। जहां अब तक मैं इन पेड़ पौधों को देखने के लिए तरस गया था, मेरा एक मन करता कि मैं चिल्लाकर मदद मांगूं, लेकिन वहीं दूसरी तरफ मेरे मन में डर बैठा हुआ था कि कहीं वह पिशाच और वह तांत्रिक मेरी आवाज न सुन ले। मैं वहां पर दिशा भी पहचान नहीं पा रहा था कि कहां से आया हूं और कहां जाना है। बस जहां रास्ता ठीक लगता उसी तरफ मुड़ जाता था।
इसी तरह मैं वो पूरा दिन भागता रहा। मुझे फिर प्यास लग रही थी, लेकिन इस बार मुझे पानी कहीं नहीं दिखा। जब मेरी हालत डाउन होने लगी तब मैं एक जगह रुका भी कि थोड़ा आराम करने के बाद चलूंगा, लेकिन फिर मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। मैं बहुत मुश्किल से एक एक कदम बढ़ा रहा था। तभी मुझे गाड़ी के हॉर्न की आवाज आई। उस हॉर्न की आवाज सुनते ही मेरे शरीर में एक नई ऊर्जा आ गई। मैंने ध्यान दिया कि आखिर वह आवाज कहां से आई थी। फिर मैं उसी दिशा में चलने लगा। मैं मेन हाईवे तक आ चुका था, लेकिन मेरा शरीर पूरी तरह से खोखला हो चुका था। मैं मदद मांगने की हालत में भी नहीं था। बस मैं सड़क किनारे पहुंचा ही था कि मेरी आंखें बंद हो गई और मैं गिर गया। फिर जब मुझे होश आया तो मैंने खुद को एक अस्पताल में पाया। होश में आते ही मुझे एकाएक अपने साथ हुई घटनाएं याद आने लगी। मैं एक बार फिर रोने लगा। मैं उसी समय अस्पताल के बिस्तर से उठा और वहां से तुरंत बाहर गया ताकि पुलिस स्टेशन जा पाऊं। बाहर जाकर पता चला कि यह तो एक गांव है जो कि लोनावाला से लगभग 60 से 70 किलोमीटर दूर है। फिर भी मैंने वहां की लोकल पुलिस को अपने बारे में सारी खबर दे दी। मेरे कहने पर वे लोग मेरे साथ उस जंगल में गए भी, लेकिन 2 दिन छानबीन करने के बाद उनके हाथ कुछ नहीं लगा। फिर वो लोग हाथ पर हाथ धरकर बैठ गए। मैं वैसे ही परेशान था। खाने पीने के लिए भी कुछ नहीं था। 1-2 टाइम गांव में किसी न किसी से मांग कर खा लेता था, लेकिन ऐसे कब तक खाता। मैं वापस अपने घर आ गया। मेरा शरीर बहुत कमजोर हो चुका था। जब मैं अपने घर पहुंचा तब मुझे मेरे घर के बाहर खून से सने हुए 2 पैरों के निशान दिखे। मैं निशानों को देखकर डर गया। मुझे लगा शायद मेरे पीछे कोई मेरे घर आया था। मैं जल्दी से अपने घर में घुसकर देखा तो मेरे घर का सामान तहस नहस हो चुका था। मैंने जल्दी से जाकर अपनी अलमारी चेक की, क्योंकि मुझे लगा शायद कोई चोरी करने आया था, लेकिन नहीं। मेरे घर से एक भी चीज गायब नहीं हुई थी। सब कुछ वैसे का वैसा ही था। मेरे सेविंग वाले पैसे भी अलमारी में ऐसे ही रखे थे। केवल घर के जो ऊपर के सामान होते हैं, जैसे कुर्सी, मेज, बर्तन, कपड़े, सब कुछ इधर उधर फैले हुए थे। उस समय मेरे लिए ये सब कुछ ठीक करना जरूरी नहीं था। मैं बाथरूम में गया, नहाया धोया, कपड़े बदले और सीधे पुलिस स्टेशन के लिए निकल गया। वहां जाकर मैंने एक बार फिर अपनी आप बीती वहां के दरोगा को बताई। ड्रग्स केस में 1-2 बार नाम आने के बाद मैं वैसे ही बदनाम हो चुका था। जब मैंने उन्हें अपना हाल बताया तो उन्होंने उल्टा मुझ पर ही शक किया कि शायद मैंने अपनी गर्लफ्रेंड के साथ कुछ गलत कर दिया है। उन्होंने मेरी एक नहीं मानी। मैं उनसे दरखास्त करता रहा। मैंने उन्हें यह भी बताया कि मेरे पीछे मेरे घर में कोई गुस्सा था। मेरे ज्यादा जिद करने की वजह से उन्होंने अपने एक सिपाही को मेरे साथ मेरे घर भेज दिया, और जब मैं घर आया तो मैं हैरान रह गया। सारा सामान अपनी जगह पर था। मैं बहुत हैरान था कि ऐसे कैसे हो सकता है। मुझे गए हुए 1 घंटा भी नहीं हुआ था। ये सब कुछ अपनी जगह पर कैसे आ गया? अगर कोई मेरे पीछे आकर भी ठीक करता तो भी वो भी 1 घंटे में इतना सब कुछ नहीं कर सकता था। मैं किचन में गया, जहां मैंने कुछ देर पहले सारे बर्तन इधर उधर पड़े हुए देखे थे। सब जगह पानी बिखरा पड़ा था, लेकिन अब सब कुछ साफ और सही था। ये किसी जादू से कम नहीं था। एक पल के लिए मैं तो सोच में पड़ गया था कि क्या कुछ देर पहले मैंने कोई सपना देखा था या वो मेरा वहम था। घर का हाल देखने के बाद सिपाही ने ही मुझे 2 थप्पड़ मारे और वहां से चला गया। मैं बेसुध सा अपने घर की चौखट पर बैठा रहा। उसके बाद मैं चुपचाप अपने कमरे में गया और सो गया। शाम को जब मेरी आंख खुली तब मुझे पल्लवी के छोटे भाई अनिकेत की याद आई। पल्लवी तो इस दुनिया में थी नहीं, लेकिन यह खबर मैं अनिकेत को कैसे देता मेरी समझ नहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी मैं उसे अकेला नहीं छोड़ सकता था, इसलिए मैं शाम होते ही अनिकेत से मिलने गया। उसने मुझसे पल्लवी के बारे में पूछा। मैंने काफ़ी कोशिश की कि उसे कोई भी बात ना कहूं, सब कुछ छुपा लूं, लेकिन मैं चाहकर भी उससे कुछ नहीं छुपा पाया, क्योंकि मेरा हाल खुद ठीक नहीं था। मेरी आप बीती सुनने के बाद वह बुरी तरह रोने लगा। वह ज़्यादा छोटा भी नहीं था, 14 साल का अच्छा खासा बड़ा लड़का था। मैंने अनिकेत को समझाया कि वह चिंता ना करे, मैं उन अपराधियों को ज़रूर सज़ा दिलवाऊंगा।
मैंने उससे उसके पिताजी के बारे में पूछा। तब उसने कहा कि वह पता नहीं कहाँ है, 2-2 3-3 दिन में घर आते हैं, लेकिन पिताजी को कुछ मत बताना। अगर उन्हें पता चला कि पल्लवी दीदी मर चुकी है तो वह मुझे काम पर डाल देंगे। दीदी की वजह से ही अभी पढ़ रहा हूं। अनिकेत को कुछ पैसे देकर मैं वापस घर आ गया। मेरी समझ नहीं आ रहा था कि मैं इस बारे में किससे बताऊं। परसों रात मैं किचन में खड़े होकर अपने लिए चाय बना रहा था। तभी मुझे मेरे कमरे से आवाज आने लगी, जैसे कोई सामान फेंक रहा है। मैं तुरंत अपने कमरे में गया। मैंने देखा कि मेरे कमरे का सारा सामान हवा में अपने आप ही इधर से उधर हो रहा है। मुझे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। मेरे कमरे में दीवार पर एक छोटा शीशा टंगा हुआ है। वो शीशा बहुत बुरी तरह हिल रहा था और देखते ही देखते वह किसी बम की तरह फट गया और चकनाचूर हो गया। जैसे ही वह शीशा टूटा, सब कुछ अपने आप थम गया। जो सामान जहां हवा में था वह चुपचाप नीचे गिर गया। मैंने कहा, कौन है यहाँ? कौन कर रहा है यह सब? तभी किसी ने पीछे से मेरा गला पकड़ लिया, लेकिन हैरानी की बात तो यह थी कि मेरे पीछे कोई था ही नहीं। मुझे किसी के हाथ महसूस तो हुए, लेकिन दिखे नहीं। मैंने अपने हाथों से उसे टटोलने की कोशिश की, लेकिन मेरे हाथ केवल हवा आई। मैं समझ गया था कि मेरे घर में भूत है। तभी मेरे घर का दरवाजा किसी ने खटखटाया और मैं उस अदृश्य ताकत से आजाद हो गया। बाहर कोई था जो बार बार मेरा दरवाजा खटखटा रहा था। बाहर जाकर देखा तो छोटा बच्चा था। वो मुझे एक पार्सल देने आया था। मैं घर नहीं था, इसीलिए वो पार्सल उसने रख लिया था। उसने मेरी सूरत देखकर कहा, क्या भैया, कहाँ थे? इतनी देर से दरवाजा पीट रहा हूं और यह गला इतना लाल क्यों हो रहा है? तबीयत तो ठीक है? मैंने कहा, हाँ सही हूं, बस थोड़ा फीवर आ गया था। मैंने पार्सल ऐसे ही सोफे पर रख दिया और घर से बाहर चला गया। जाते जाते मैं पब में जा पहुंचा। मैंने पूरी रात वहीं काट दी। काफी समय बाद मैंने परसों जरूरत से ज्यादा शराब पी ली थी। मुझे हर जगह पल्लवी नजर आ रही थी। फिर मैं सुबह अपने घर गया। वहां जाते ही एक बार मैं फिर हैरान रह गया। मेरे घर में बड़ा बैल खड़ा था। उसे देखकर मुझे बड़ी हैरानी हुई। ये बैल इतने छोटे दरवाजे से अंदर कैसे आया? जब मैंने उस बैल को पास जाकर देखा तो उसकी आंखें गहरी लाल थीं, ठीक वैसे ही जैसे उस पिशाच की थीं। बैल की आंखें देखकर मुझे एकदम वही पिशाच याद आ गया। मैं उस बैल को देखकर इतना डर गया था कि मैं तुरंत अपने घर से बाहर आ गया। फिर मैंने अपने एक पड़ोसी को बैल के बारे में बताया। उन्हें भी ये जानकर हैरानी हुई कि दरवाजा तो इतना बड़ा है नहीं, तो बैल कैसे चला गया? मेरे पड़ोसी मेरे साथ मेरे घर आए, तब वहां बैल था ही नहीं। अब ये सब कुछ मेरे वहम नहीं हो सकते। मेरे साथ ये सब कुछ पहले कभी नहीं हुआ था। जब से मैं लोनावाला से वापस आया था, तब से मेरे साथ ये अजीब अजीब घटनाएं हो रही थीं, जो केवल मुझे ही दिखाई दे रही थी। जब मैं अपने पड़ोसी को बुलाने गया था, तभी मेरे मुंह से शराब की बू आ रही थी, इसलिए उन्हें भी लगा कि मैं नशे में हूं। इस नशे के कारण मैं अपने आप को सही साबित नहीं कर पा रहा हूं। एक पल को तो मुझे भी यही लगा कि शायद नशे की वजह से तो मुझे उल्टी सीधी चीज दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन नहीं। कल रात मेरे साथ जो हुआ, मैं उसे नहीं भूल सकता। इंस्पेक्टर विजय ने पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैं रात को अपने बिस्तर पर लेटा पल्लवी के बारे में सोच रहा था कि तभी मुझे पल्लवी की आवाज सुनाई दी। मैं चौंक कर उठा और मैंने भी पल्लवी को आवाज दी। तभी मुझे मेरी खिड़की पर किसी का साया नजर आया। वह बिल्कुल पल्लवी के जैसा था। हालांकि मुझे उसका रंग रूप, नाक नक्शा कुछ दिखाई नहीं दिया, लेकिन मैं बॉडी की शेप से समझ सकता था कि वो पल्लवी है। मैंने कमरे से ही कहा, पल्लवी, क्या तुम जिंदा हो? मेरा इतना कहने पर वह साया चलने लगा। मैंने उसे रोकना चाहा, लेकिन वह नहीं रुका। मैं भागकर घर के पीछे गया, क्योंकि मेरे कमरे की खिड़की घर के पीछे खुलती थी। घर के पीछे थोड़े बहुत पेड़ थे और फिर मेन सड़क थी। वहां से लोगों का आना जाना कम था। वहां मुझे पल्लवी तो नहीं दिखी, लेकिन अब मेरे सामने वही पिशाच था जिसने पल्लवी को खाया था। वो मेरी तरफ ही देख रहा था। मेरे पैर जड़ हो गए थे। मैं अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था। वहां मौजूद पेड़ पौधे मुझे उसी जंगल की तरह लग रहे थे जिसमें मैं फंस गया था। तभी मेरी नजर मेरे कमरे की खिड़की पर पड़ी।
मेरे कमरे में आग लगी हुई थी। वह देखकर तुरंत मेरे पैर सामान्य हो गए और मैं अपने घर की तरफ भागने लगा, लेकिन तभी किसी ने मेरा पैर पकड़ा और पीछे की तरफ खींचने लगा। मुझे लगा था कि ये वही पिशाच होगा। डर के मारे मैं पीछे नहीं देख रहा था। उस समय वहां नशे में धुत 2 आदमी आ गए। उन्होंने मुझे देखा कि मैं पागलों की तरह अपने पैर मार रहा हूं। उन्हें कोई भी नजर नहीं आ रहा था। उन्होंने मुझे उठाया और पूछा, क्या हुआ, द्वारा पड़ रहा है क्या? उन 2 आदमियों को देखकर मुझे थोड़ी हिम्मत मिली और मैंने पीछे पलट कर देखा तो सब कुछ सामान्य था। मैं पागल होता जा रहा था। फिर मैंने उन दोनों आदमियों से कहा कि मुझे मेरे घर तक छोड़ आओ, तो वे दोनों आदमी हंसने लगे। उनमें से एक आदमी बोला, अरे हमें ही कोई हमारे घर छोड़ आए। वे दोनों आदमी भी नशे में लड़खड़ा रहे थे। मैंने उनके आगे हाथ जोड़े। उन दोनों को मुझ पर तरस आ गया और वे लोग मेरे साथ साथ चलने लगे। मेरे साथ क्या, ऐसा लग रहा था जैसी मैं ही उन्हें लेकर जा रहा हूं। उनमें से एक आदमी तो बार बार जमीन पर बैठ जाता था और मैं उसे उठाता था। उन लोगों ने मुझे मेरे घर के सामने छोड़ दिया, लेकिन मैं डर के मारे घर के अंदर नहीं जा रहा था। गली बिल्कुल सुनसान पड़ी थी। सब लोग अपने अपने घरों में थे। मेरी हालत ऐसी हो गई थी कि मैं किसी से मदद भी नहीं मांग सकता था, क्योंकि जो मुझे दिखता था वह दूसरों को दिखाई नहीं देता था। तभी मेरी नजर मेरे हाथ पर बंधे कलावे पर पड़ी। मुझे लगा शायद इस कलावे की वजह से ही तो मेरे साथ ये सब कुछ नहीं हो रहा। मैंने तुरंत वो कलावा खोलना चाहा, लेकिन जैसे ही मैं उस कलावे की गांठ को खोल रहा था, मेरे हाथ से खून बहना शुरू हो गया और साथ ही मेरे हाथ में दर्द उठने लगा। न जाने क्या था उस कलावे के अंदर। सूरज ने विजय के सामने अपना हाथ आगे करते हुए कहा, ये देखिए। एक पल विजय को लगा, शायद सूरज कहानी तो नहीं बना रहा, कहीं अभी भी नशे में हो। लेकिन फिर सच्चाई जानने के लिए विजय ने कहा, अच्छा, अगर तुम सच कह रहे हो तो मेरे सामने ये कलावा खोलो। सूरज ने उसी समय कलावा खोलना शुरू किया और धीरे धीरे उसके हाथ से खून निकलने लगा। उस कलावे को लगभग 10 से 11 बार लपेटा गया था। एक बार धागा हटाने पर काफी खून निकला और विजय की मेज पर टपकने लगा। विजय ने तुरंत कहा, रुको रुको। विजय ने तुरंत जितेंद्र को आवाज लगाई, जितेंद्र जरा जल्दी इधर आना। विजय ने मेज पर रखी सारी फाइल समेट के दूसरी तरफ रख दी, कहीं उन पर खून न टपक जाए। जितेंद्र भी जल्दी से केबिन में आया तो उसने देखा कि मेज पर खून पड़ा हुआ है। जितेंद्र ने पूछा, सर क्या हुआ, ये खून कैसे? विजय ने कहा, इस सूरज के हाथ से निकला है, जल्दी से साफ करो। लेकिन फिर अगले ही पल विजय को लगा कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है। विजय ने सूरज से कहा, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम हमें बेवकूफ बना रहे हो? इस कलावे के अंदर ही कुछ लाल पदार्थ हो जो धागा खुलने पर गिर रहा हो। विजय का शक करना सही था, क्योंकि वह पुलिस वाला था। पुलिस वाले हमेशा हर किसी को शक की निगाहों से ही देखते हैं। सूरज ने कहा, नहीं भैया, आप कहो तो मैं ये पूरा कलावा खोलकर दिखाऊं, चाहे तो आप इस धागे को चेक करवा लेना। मैंने इसमें कुछ नहीं किया। हाँ, अगर तांत्रिक ने कुछ किया हो तो मैं नहीं कह सकता। लस्सी की जांच कराओ। जितेंद्र खून के सैंपल लेकर चला गया। वही विजय, जो कि सूरज पर 50% यकीन कर रहा था, उसने कहा, कितना दर्द होता है, क्या तुम बर्दाश्त कर पाते हो? सूरज ने कहा, जैसे जैसे धागे को खोलता जाता हूं, वैसे वैसे दर्द भी बढ़ता जाता है। अब विजय पुलिस स्टेशन में ये सब नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे डर था कि कहीं सच में सूरज के हाथ में दर्द होता है तो उसे परेशानी हो सकती है, और पुलिस स्टेशन में यह सब करते हुए किसी ने देख लिया तो विजय पर ही गाज गिर सकती है। इसीलिए विजय कहता है, मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर सकता हूं, लेकिन क्या तुम मुझे वह पायलट दिखा पाओगे जिसने तुम्हें और पल्लवी को धक्का दिया था? सूरज ने कहा, हाँ, आप मेरे साथ अभी चलो। जरूर वो भी उस तांत्रिक का भागीदारी होगा, वरना कोई किसी को क्यों धक्का देगा? विजय ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ नितिन को भेज रहा हूं। यह सुनते ही सूरज के चेहरे पर संतुष्टि के भाव आने लगे, लेकिन फिर भी उसके मन में कहीं ना कहीं एक डर था। वह सोच रहा था, कहीं ऐसा ना हो कि पिछली बार की तरह इस बार भी वो झूठा साबित हो जाए।
फिलहाल नितिन उसे पुलिस वाले की जीप में बैठाकर तालेगांव के लिए निकल गया, जहां पर उसने हॉट एयर बैलून में सफारी की थी। वहां के एक काउंटर पर जाकर पता किया कि वहां कितने पायलट हैं। नितिन ने वहां के मैनेजर से कहा, इसी समय सारे पायलट को बुलाकर लाइए। जब सारे पायलट आए तो सूरज ने पायलट का चेहरा बहुत आसानी से पहचान लिया, जिसने उन दोनों को धक्का दिया था। सूरज चिल्लाकर बोला, देखिए, यही था वो आदमी जिसने मुझे और पल्लवी को धक्का दिया था। ये सुनते ही वो पायलट वहां से भागने लगा। चोर की दाढ़ी में तिनका जैसा हिसाब हुआ। नितिन भी उनके पीछे भागा। वो पायलट सीधा खाई की तरफ भागने लगा। सूरज को लगा था कि वे बहुत आसानी से उसे पकड़ लेंगे, क्योंकि बचकर वह जाएगा कहां। सूरज को उस समय हैरानी हुई जब वह पायलट खाई में कूद गया। आखिर कोई आदमी अपने आप खाई में कैसे कूद गया? सूरज और नितिन एक दूसरे का मुंह देखते रह गए। कुछ ही देर में वहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। नितिन ने तुरंत पुलिस कंट्रोल रूम फोन करके सारा मामला बताया। अब विजय के साथ 2-3 पुलिस वाले और आ गए। वह मामले की तहकीकात करने लगे। विजय को सूरज की सारी बातें पूरी तरह से सच लग रही थी, वरना कोई यूं ही आत्महत्या नहीं करेगा। जबकि उससे अभी पूछताछ शुरू भी नहीं हुई थी, तो उसने इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? खैर, विजय ने उस हॉट एयर बैलून के मैनेजर से उस पायलट के बारे में सारी जानकारी ली, तो पता चला कि वह तालेगांव का ही रहने वाला है। उसका नाम महेश है और लगभग 6 महीने से यहाँ काम कर रहा है। अब इतना बड़ा एक्सीडेंट हो जाने के बाद वो जगह सील कर दी जाते हैं। इधर जितेंद्र भी बताता है कि मेज पर गिरा पदार्थ खून ही था। सूरज अभी भी डर के मारे अपने घर नहीं जा रहा था, क्योंकि उसे डर था कि उसके साथ दोबारा कोई घटना शुरू ना हो जाए। वह दिन रात पुलिस स्टेशन में रह रहा था। हालांकि विजय को यह सब सही नहीं लग रहा था, क्योंकि अगर यह बात बाहर चली जाती तो बवाल खड़ा हो जाता और मीडिया वालों को टीआरपी बढ़ाने का कोई ना कोई बहाना चाहिए होता है। विजय ने सूरज से कहा, जब तक यह केस सोल्व नहीं हो जाता तब तक तुम मेरे साथ मेरे घर पर ही रह लो। सूरज भी यही करता है। वह विजय के घर चला जाता है। विजय भी अपने घर पर अकेला रहता था। विजय और सूरज रात भर साथ रहते हैं, इसलिए सूरज के साथ कोई भी अनहोनी या घटना नहीं घटती। सुबह विजय पुलिस स्टेशन चला जाता है और सूरज से कहता है, अगर वो घर पर फोन करें तो तुम पुलिस स्टेशन आ जाना, वरना घर पर ही रहना। विजय के घर से निकलने के बाद सूरज ने अंदर से कुंडी लगा ली और वापस कमरे आने के लिए मुड़ा, लेकिन तभी वह कुंडी किसी ने खोल दी। कुंडी के खुलने की आवाज सूरज के कानों में साफ आई थी। उसने पलटकर देखा तो सच में कुंडी खुली हुई थी। सूरज ने दोबारा कुंडी लगा दी और उसे देखता रहा, लेकिन इस बार उसके सामने कुंडी अपने आप खुल गई। सूरज की नजरों के सामने ही वह कुंडा अपने आप ऊपर नीचे हो रहा था। यह देखकर सूरज तुरंत पीछे हटा। सूरज कुछ समझ पाता उससे पहले ही एक अदृश्य ताकत ने सूरज को धक्का दे दिया। वह पास पड़े सोफे पर जा गिरा। सूरज उठने ही वाला था कि तभी किसी ने उसका पैर पकड़ा और उसे उल्टा कर दिया था। सूरज ने चिल्लाना शुरू कर दिया था, लेकिन अफसोस उसकी आवाज सुनने वाला आसपास कोई नहीं था, क्योंकि वह घर कॉलोनी से थोड़ा हटकर बना था। उस अदृश्य ताकत ने सूरज को जमीन पर पटक दिया। सूरज अपने आप को संभालने लगा और जैसे ही वह खड़ा हुआ, वैसे ही पास में पड़ी कुर्सी जाकर उसके मुंह से जा टकराई। सूरज एक बार फिर गिर गया। घर का सारा सामान सूरज के ऊपर आकर गिर रहा था। वहीं दूसरी ओर विजय अपनी घड़ी बांधना भूल गया था, इसलिए वह वापस घर की तरफ आया। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, वह हैरान रह गया। उसके घर का सारा सामान हवा में उड़ रहा था और सूरज को मार रहा था। फिर सारा सामान जहां का तहां गिर गया। विजय ने देखा सूरज लहूलुहान जमीन पर पड़ा है। विजय ने सबसे पहले पूरे घर की तलाशी ली। घर के अंदर सूरज के अलावा कोई नहीं था। विजय समझ गया सूरज की सारी बातें सच हैं। विजय ने बिना देरी किए सूरज को अपनी जीप में डाला और अस्पताल ले गया। विजय ने सूरज की मरहम पट्टी कराई और उसे अस्पताल में ही एडमिट रहने दिया। साथ ही विजय ने सूरज के साथ नितिन को रहने के लिए कहा, क्योंकि विजय इतना तो समझ गया था कि सूरज जब अकेला होता है तभी उस पर यह सारी परेशानियां आती हैं।
उसने नितिन को सख्त हिदायत भी दी कि वह सूरज को अकेला छोड़कर कहीं न जाए। वैसे तो अस्पताल में और भी लोग थे, लेकिन फिर भी विजय थोड़ा सतर्क था। इधर विजय उस पायलट महेश का पता कर रहा था। वह उसके घर भी गया, लेकिन पता चला कि घर में केवल उसकी पत्नी ही है। उसकी पत्नी से भी सख्ती से पूछताछ की गई, लेकिन वह भी कुछ ऐसा नहीं बता पाई कि इस केस में मदद हो पाती। लगभग 2 दिन बाद जब सूरज की हालत थोड़ी ठीक हो गई, तब विजय ने सूरज से कहा, सूरज, अगर हमें यह पता लगाना है कि तुम्हारे साथ यह सब क्यों हो रहा है और आखिर वो पायलट खाई से नीचे क्यों कूदा, तो हमें उस जगह जाना होगा जहां से तुम बचकर आए हो। सूरज ने कहा, आपका मतलब वो खंडहर जहां वह पिशाच कैद है? विजय ने कहा, हाँ, मुझे इसके पीछे किसी साजिश की बू आ रही है। मैं पूरी यकीन के साथ कह सकता हूं कि तुम उस पिशाच के पहले शिकार नहीं थे। इन सब में वो पायलट सबसे अहम था। वह हमें उस तांत्रिक के पास लेकर जा सकता था, लेकिन उसने पहले ही जान दे दी। अब हमें उस जगह को खोजना है जहां वह खंडहर है, तभी हम कुछ कर पाएंगे। सूरज ने कहा, हाँ, मैं बिल्कुल तैयार हूं। मैं तो चाहता हूं कि उन लोगों को सजा मिले। विजय ने कहा, ठीक है, हम कल सुबह दोबारा उस पहाड़ पर जाएंगे और हॉट एयर बैलून का सफर करेंगे। तुम मुझे वो जगह दिखाना जहां पर तुम्हें धक्का दिया गया था। इसके बाद विजय तालेगांव और आसपास के घूमने फिरने की जगह के पुलिस स्टेशन और सभी कैंप चौकी से संपर्क करता है और यह जानने की कोशिश करता है कि क्या पिछले कुछ दिनों में किसी के गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई गई है। जांच पड़ताल करने के बाद विजय को पता चलता है कि हाँ, कुल मिलाकर 140 लोगों के गुमशुदगी की रिपोर्ट है, जिनमें से अधिकतर बाहर से घूमने यहां आए थे। लेकिन वे लोग कहां से गायब हुए, इसके बारे में सही जानकारी नहीं थी। न केवल तालेगांव के आसपास के पुलिस स्टेशन, बल्कि कुछ गुमशुदगी की रिपोर्ट ठाणे और पुणे के आसपास की भी थी। विजय ने इस बात से अंदाजा लगा लिया था कि जो लोग बाहर से घूमने आते हैं, ये पायलट जरूर उन्हीं को निशाना बनाता होगा। जांच पड़ताल में यह भी पता चला था कि गुम होने वाले सभी लोग अकेले ही घूमने आए थे। लेकिन विजय को इस बात पर हैरानी होती है कि अब तक कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया। क्या उनके घर वालों ने उनसे कांटेक्ट करने की कोशिश नहीं की? तब पता चला कि घर वालों ने तो कई बार पुलिस थाने के चक्कर काटे और पुलिस वालों ने भी काफी जांच पड़ताल की थी, लेकिन उनके हाथ कुछ नहीं लगा। अगले दिन विजय सूरज को लेकर वापस उसी पहाड़ पर जाता है और एक बार फिर वहां के अन्य पायलट से पूछताछ करता है। वह उन पायलट से पूछता है, आप लोग कितनी कितनी दूरी पर अपने गुब्बारों की उड़ान भरते थे? तो उनमें से एक पायलट बोला, सर, अच्छी खासी दूरी रखनी होती थी। विजय ने पूछा, क्या कभी तुमने महेश की इस बात पर गौर नहीं किया कि वह सवारी को लेकर गया है लेकिन लौटा अकेला है? पायलट ने कहा, सर, इतना समय कहां मिलता है कि हम दूसरे को देख पाए। हमारे आसपास ही इतने लोग मौजूद रहते हैं कि हम उनसे ही ध्यान नहीं हटा पाते। विजय कहता है, बहुत अजीब बात है, तुम लोग इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं? और यहाँ जो पर्यटक आते हैं, क्या उन्होंने भी कभी इस बात पर गौर नहीं किया? पायलट करता है, सॉरी सर, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हो सकता है किसी ने इस बात पर ध्यान दिया हो, लेकिन मैनेजर को नहीं बताया हो। तभी विजय सोचता है कि हो सकता है महेश किसी खास मौके का इंतजार करता होगा, तभी वो यह काम करता होगा, वरना किसी को फेंक कर वापस अकेले आना आसान तो नहीं है। एक पायलट से कहता है, लाओ, हमें भी आज इन वादियों में उड़ाओ, हम भी तो देखें आखिर इन खूबसूरत वादियों में क्या रहस्य छुपा हुआ है। इसके बाद पायलट 2 हॉट एयर बैलून तैयार करता है। एक में विजय और सूरज बैठते हैं और दूसरे में 2 अन्य पुलिस वाले, जिनमें एक जितेंद्र भी था और एक का नाम शुभ था। जल्द ही ये लोग भी उड़ान भरते हैं। सूरज हर तरफ अच्छे से देख रहा था और सोचने की कोशिश कर रहा था। तभी उसे एक जगह झरना दिखाई दिया। उसने तुरंत कहा, भैया वो देखो, उधर कहीं एरिया था। विजय पायलट से कहता है, क्या तुम हमारी लैंडिंग उधर की तरफ करा सकते हो? पायलट बैलून को उसी तरफ ले जाता है और बहुत ही आराम से लैंडिंग करा देता है। सूरज कहता है, यही कहीं आसपास बहुत सारे पुआल देखे थे,
जब मैं पुआल के पीछे गया था तब मुझे वो खंडहर दिखाई दिया था। विजय जितेंद्र और शुभ से कहता है, आसपास देखो, कहीं पुआल के कुछ अवशेष मिलते हैं या नहीं। और विजय खुद भी इधर उधर देखने लगता है। दोनों पायलट उनके साथ ही थे। तभी इन्हें पुआल का एक काफी बड़ा ढेर दिखाई देता है। विजय, जितेंद्र और शुभ को आवाज लगता है और वे लोग भी विजय के पास आ जाते हैं। अब सभी मिलकर उस रास्ते पर चल देते हैं जहां सूरज उन्हें लेकर जा रहा था। विजय कहता है, देखो, उस खंडहर पर पहुंचने के बाद हमें थोड़ा अलग अलग और छिपे हुए रहना है। मैं उन आदमियों को रंगे हाथों पकड़ना चाहता हूं। मैं नहीं चाहता कि एक भी मेरे हाथ से छूट जाए, इसलिए हमें बहुत सावधानी से उन्हें पकड़ना है। अंत में सभी लोग उस खंडहर से कुछ मीटर की दूरी पर अलग अलग हो जाते हैं और छुपते छुपाते हुए उस खंडहर के अंदर जाने लगते हैं। उनके साथ जो 2 पायलट थे वे खंडहर के बाहर ही थे। वो खंडहर दिन में भी काफी डरावना लग रहा था। सूरज विजय से कहता है, मैं जानता हूं कि वो पिशाच कहां बंद है, मेरे पीछे आओ। सब पुलिस वाले सूरज के पीछे थे। सूरज उन्हें वो दरवाजा दिखाता है जो नया सा था। जितेंद्र विजय से कहता है, सर, क्या आप पिशाच के दरवाजे को खोलोगे? विजय कहता है, हाँ, हमारे लिए सच जानना बहुत जरूरी है। जितेंद्र ने कहा, लेकिन सर, अगर वहां सच में कोई पिशाच हुआ और उसने हम पर हमला कर दिया तो? विजय अपनी रिवॉल्वर निकालकर कहता है, तो ये किस दिन काम आएगी? इसके बाद विजय, जितेंद्र और शुभ बिना आवाज के वो दरवाजा खोलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस पर ताला लगा हुआ था। जितेंद्र कहता है, अब क्या करें सर? इस ताले को तोड़ने में तो बहुत आवाज होगी, क्या रिस्क ले लें? विजय कुछ देर सोचता है और फिर कहता है, ठीक है, जाओ, पत्थर लेकर आओ, देखते हैं आगे क्या होता है। जितेंद्र खंडहर में से ही एक पत्थर ले आता है और उस ताले को तोड़ने लगता है। खंडहर में आवाज काफी तेज गूंज रही थी। उस आवाज से चंपक तुरंत भागकर वहां आ जाता है, क्योंकि उसे लगा था कि शायद वो राक्षस शोर मचा रहा है। लेकिन जब वो वहां पहुंचा तो पुलिस वालों को देखकर घबरा गया और उल्टे पैर भागा। पुलिस वाले भी तुरंत भागे। चंपक ने शोर मचाकर कहा, भागो, पुलिस आ गई, भागो। इतना सुनते ही वो तांत्रिक, जो उस समय खंडहर के एक कमरे में मौजूद था, वो घबरा गया। मनु पीछे कंकाल को पेड़ से बांध रहा था। उसने भी चंपक की आवाज सुनी। वो मामला समझना चाहता था। तभी उसने देखा कि चंपक उसकी ओर ही भागता हुआ आ रहा है। चंपक मनु तक पहुंचा और बोला, जल्दी निकलो यहां से, हम फंस चुके हैं। मनु ने चंपक का हाथ पकड़कर पूछा, क्या हुआ? पुलिस कैसे आ गई? चंपक और मनु एक साथ भाग रहे थे और चंपक बोल रहा था, याद है ना, कुछ दिन पहले हमारे हाथ से एक लड़का निकलकर भाग गया था, वहीं लड़का पुलिस को ले आया। मनु ने पूछा, वो अभी भी जिंदा है? लेकिन गुरुजी ने तो उसके हाथ पर कलावा बांध दिया था, तो अब तक उसकी मौत क्यों नहीं हुई? चंपक कहता है, मुझे नहीं पता, लेकिन ये धागा खोलने पर तो बहुत दर्द होगा और खून भी निकलेगा। चंपक ने अपने हाथ से धागा खोलते हुए कहा, दूसरों को दर्द देने से अच्छा है कि एक बार ये दर्द सह लिया जाए। जैसे जैसे वो धागे को खोल रहा था, वैसे वैसे उसके खून का बहाव बढ़ता जा रहा था और साथ ही उसे दर्द भी हो रहा था। एक पल तो ऐसा आया कि चंपक दर्द से बुरी तरह चीखा और घुटने के बल बैठ गया। जब उसने अपना कलावा पूरी तरह खोल लिया तो उसकी कलाई पूरी तरह कटी हुई थी। धीरे धीरे चंपक को बेहोशी छाती रही। ये सब देख मनु बुरी तरह घबरा गया और वो बिना कलावे को खोले ही भागने लगा। इधर चंपक की हालत खराब होती जा रही थी। तभी सूरज समेत सभी पुलिस वाले चंपक के पास पहुंच गए और उसे दबोच लिया। लेकिन जैसे ही उन्होंने चंपक की हालत देखी तो वे लोग भी घबरा गए। विजय ने कहा, अरे इसे क्या हुआ? सूरज ने कहा, वो देखो, ये वही कलावा है जो मेरे बंधा हुआ है। शायद इसने भी वही कलवा बांध रखा था और जब उसने कलावा खोला तो इसके हाथ से खून निकलने लगा, ठीक वैसे ही जैसे मेरे निकल रहा था। जितेंद्र ने बोला, सर, हमें इसे जल्दी से हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, वरना इसकी जान जा सकती है। विजय ने कहा, हाँ, लेकिन पहले उसके बहते खून को रोकना होगा। विजय और जितेंद्र अपनी जेब से रुमाल निकालते हैं और चंपक के हाथ पर बांध देते हैं।
खून का बहाव थोड़ा कंट्रोल में आता है। ये लोग जल्दी से पायलट के पास पहुंचते हैं और उनसे कहते हैं कि एयर बैलून तैयार करो, हमें जल्दी से यहाँ से निकलना है क्योंकि हमें जंगल का रास्ता नहीं पता है, हम यहाँ गुम हो सकते हैं। एक पायलट कहता है, लेकिन सर, उसके लिए हमें थोड़ी खुली जगह चाहिए। विजय और जितेंद्र इधर उधर देखने लगते हैं। उन्हें चारों तरफ जंगल ही जंगल नजर आ रहा था। तभी सूरज कहता है, सर, मुझे पता है खुली जगह कहाँ मिलेगी। जितेंद्र और शुभ चंपक को उठा लेते हैं और सूरज के पीछे चल देते हैं। सूरज उन्हें उसी झील के किनारे ले जाता है जहां से उसने पिछली बार पानी पिया था। वहां अच्छी खासी खुली हुई जगह थी। दोनों पायलट अपने एयर बैलून में एक बार फिर हवा बढ़ाते हैं और सबको बैठाते हैं। फिर वे लोग वापस पहाड़ी पर चले जाते हैं। जितेंद्र ने पहले ही एम्बुलेंस को फोन कर दिया था, इसलिए जब वे लोग वहां पहुंचे तो एम्बुलेंस वहां खड़ी हुई थी। चंपक अभी भी बेहोश था। उसे जल्दी से अस्पताल ले जाया जाता है और आईसीयू में एडमिट किया जाता है। लगभग 3 या 4 घंटे बाद चंपक को होश आता है। उसके बाद विजय चंपक के पास जाता है। चंपक पुलिस वालों को देखकर घबरा रहा था, लेकिन वह जिंदगी पाकर काफी खुश था। उसकी आंखों में आंसू थे। वह अपने दोनों हाथ जोड़कर विजय के सामने लेटा था, क्योंकि जिस समय चंपक के हाथ से खून निकल रहा था उसे इतना दर्द हो रहा था कि उसने सोच लिया था कि अब वह जिंदा नहीं बचेगा। ये कलावा सिर्फ धागा नहीं था, बल्कि एक तंत्र था, जिंदगी और मौत का तंत्र। इसके बाद विजय चंपक से सारी कहानी जानता है। चंपक उसे बताता है, साहब, मैं हरिपुर गांव का रहने वाला हूं। मैं एक गरीब आदमी था। मैं अपने गांव में लकड़ियां काटने का काम करता था। इसके लिए मैं अपने गांव के जंगल जाया करता था। उसी से मेरा घर परिवार चलता था। मेरे घर में मेरी पत्नी और 2 बच्चे भी हैं। एक दिन जंगल में लकड़ी काटते हुए मेरी मुलाकात माणिक तांत्रिक से हुई। वो तांत्रिक जंगल के बीच जमीन में गड्ढा खोदकर बैठा हुआ था। माणिक उस समय योग मुद्रा में बैठा हुआ था। मुझे उसे इस तरह देखकर हैरानी हुई। मैंने उन्हें आवाज लगाई, बाबा, ओ बाबा, यहां गड्ढे में क्या कर रहे हो? गड्ढा ढह जाएगा। उसने मेरी बात का कोई जवाब नहीं दिया। मैंने भी ज्यादा कहना जरूरी नहीं समझा और वापस घर चला गया। जब मैं अगले दिन वापस उस जगह गया तो तब भी वो तांत्रिक वहीं पर उसी गड्ढे में जैसा का तैसा बैठा हुआ था। मुझे फिर हैरानी हुई। मैंने सोचा, क्या ये कल से इसी तरह बैठे हुए हैं? क्या इन्हें नींद नहीं आई, भूख नहीं लगी, प्यास नहीं लगी? मुझे वह तांत्रिक अचंभित करने वाला लगा। मैं उससे बहुत प्रभावित हुआ। मैंने उस दिन फिर उसे आवाज दी, बाबा, ओ बाबा, ऊपर आ जाओ, गड्ढा ढह जाएगा। इस बार उस तांत्रिक ने मेरी तरफ देखा। उस समय मैं यह नहीं जानता था कि वह तांत्रिक है या कोई साधु। मुझे लगा कोई साधु संत होगा और वह अपना ध्यान कर रहा होगा। बाहर आया तो उसने पेड़ से एक पोटली निकाली। उसमें शायद उसके कुछ सामान और उसके कपड़े थे। उसने मुझे देखते ही कहा, बहुत परेशान हो ना? 2 बच्चों का साथ बहुत परेशान करता है। पेट भर रोटी भी नहीं मिलती तुम्हें। यह सुनकर मैं और हैरान हो गया कि इन्हें कैसे पता चला कि मेरे 2 बच्चे हैं और मैं परेशान हूं। मैंने उनसे पूछा, गुरुजी, आप कौन हैं? तो उसने मुझे अपना नाम माणिक बताया। मैंने उससे पूछा, क्या आप ज्योतिषी हैं जो मेरे बारे में इतना जानते हैं? उसने कहा, नहीं, मैं एक तांत्रिक हूं और सिद्ध प्राप्त करना चाहता हूं, इसीलिए यहां बैठकर ध्यान कर रहा था। मैंने उससे पूछा, यह सिद्ध क्या होती है और आप इसे क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? उसने बताया, सिद्ध प्राप्त करना मतलब शक्तिशाली हो जाना, अपने कार्य में निपुण हो जाना, ऐसी शक्तियों को प्राप्त कर लेना जो इस दुनिया से परे हैं। मैंने पूछा, तो क्या आपने सिद्ध प्राप्त कर ली? उसने कहा, नहीं, अभी इस पर काम कर रहा हूं, लेकिन बहुत जल्द मैं सिद्ध तांत्रिक बन जाऊंगा। लेकिन मुझे कुछ लोगों की जरूरत है। मैंने पूछा, कैसे लोगों की? उसने कहा, तुम जैसे आम लोगों की, जो मेरे साथ दिन रात रह सके और मेरी क्रिया करने में मेरी मदद कर सके। इसके बदले में उन्हें अच्छे खासे पैसे देने को भी तैयार हूं। उस समय एक पल के लिए मैं सच में पड़ गया कि पतले दुबले बुढ़े के पास भला कितना पैसा होगा जो यह लोगों को पैसे देगा।
मैं कुछ देर शांत रहा। फिर वह तांत्रिक बोला, पिछले साल तुम्हारे गांव में जो अकाल पड़ा था, उसकी वजह से जितने भी लोगों की मौतें हुई हैं, उनकी आत्माएं आज भी इस गांव में हैं। इसलिए यहां रहने वाले लोग परेशान हैं। मैं एक बार फिर हैरान रह गया कि इन्हें कैसे पता चला कि हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ा था। मैं उनकी तरफ आकर्षित होता जा रहा था। मुझे उनकी बातें प्रभावित कर रही थी। फिलहाल उस दिन मैं वहां से चला गया। अगले दिन फिर जब मैं लकड़ी काटने गया तो वो मुझे मांस खाते हुए दिखाई दिए। वह पका हुआ मांस था और बड़ी अच्छी खुशबू आ रही थी। मैंने उनके करीब जाकर पूछा, बाबा, ये आप क्या खा रहे हो? उसने कहा, मुर्गी का मांस खा रहा हूं, तुम भी खाओगे क्या? मैंने पूछा, लेकिन आप तो सन्यासी आदमी हो, आप ये क्यों खा रहे हो? वह हंसकर बोला, किसने कहा कि मैं सन्यासी हूं? मैं तांत्रिक हूं और तांत्रिक ये सारी चीज खा लेते हैं। सन्यासी और तांत्रिक में जमीन आसमान का फर्क होता है। अब मुझे इन बातों में इतनी रुचि नहीं थी और न मैं जानना चाहता था कि तांत्रिक और सन्यासी कौन होते हैं, लेकिन बस मैं उससे काफी प्रभावित होता जा रहा था। उस दिन जब मैं घर से निकला था तो काफी परेशान था, क्योंकि मेरे छोटे बेटे की तबीयत बहुत खराब थी। इलाज के लिए पैसे नहीं थे, लकड़ी काटने में भी दिल नहीं लग रहा था। इसलिए मैं उस तांत्रिक के पास बैठ गया। उसे मेरे चेहरे से पता चल गया कि मैं अपने छोटे बेटे की वजह से परेशान हूं। उसने मुझसे कहा, चिंता मत करो, तुम्हारा बेटा जल्दी ठीक हो जाएगा। इसके बाद उसने अपने थैले से नोटों की गड्डी मेरी ओर बढ़ाई। मैं एक बार फिर हैरान रह गया कि उनके पास इतने सारे पैसे। मैंने पूछा, बाबा जी, ये पैसे आपके पास, आप कोई काम भी करते हो क्या? उसने कहा, हाँ बेटा, लोगों को कल्याण करता हूं और उसके बदले ईश्वर मुझे यह पैसे देते हैं। मैंने पूछा, कैसा कल्याण? क्या आप जादू टोना करते हो? लोगों के ऊपर से भूत प्रेत उतारते हो? उसने कहा, हाँ, उसके बदले भी मिल जाते हैं और मेरे पास एक ऐसी सिद्धि है जिसकी वजह से मुझे कभी पैसों की कमी नहीं होती। जब भी मुझे जितने पैसे चाहिए होते हैं मेरे पास आ जाते हैं। आज तुम परेशान थे तो मुझे लगा तुम्हें पैसों की जरूरत है, इसलिए आज जरूरत के हिसाब से पैसे मिल गए। लो, रख लो। मैं सच में बड़ा हैरान था। मुझे लगा था यह तांत्रिक और बाबा तो बड़े गरीब होते होंगे, भिक्षा मांग के खाते होंगे, लेकिन क्या उनके पास ऐसे सिद्धियां भी होती हैं जिससे ये दौलतमंद हो जाते हैं? बस उसी समय मेरे मन में लालच ने जन्म ले लिया। मैंने तांत्रिक से कहा, आपको किसी की जरूरत थी ना, जो आपके साथ दिन रात रहकर आपकी क्रिया में मदद कर सके? मैं आपके साथ रहने के लिए तैयार हूं। आप मुझे कितने पैसे दोगे? उसने कहा, जितनी तुम्हें जरूरत हो तुम उतने पैसे ले लिया करना। मैं खुशी खुशी राजी हो गया। मैंने सोचा कि अब मेरे दिन बदल जाएंगे। अपने घर से मैं ये कहकर निकल गया कि अब मैं शहर में ही काम करूंगा, महीने में 1-2 बार घर आया करूंगा। गरीबी में कट रहे दिन अब खत्म होने वाले थे। मेरी पत्नी भी यह सोचकर खुश थी कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। इसके बाद वह तांत्रिक मुझे सह्याद्री की उन गहरी काली घाटियों में ले गया जहां दूर दूर तक कोई नहीं रहता और ना कोई आता जाता है। वहां केवल एक खंडहर था। मैंने उससे पूछा कि क्या तुम यहां रहते हो? उसने कहा, हाँ, लेकिन मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं था। मुझे तो पैसों से मतलब था। मैं उसके साथ दिन रात रहने लगा। इसी बीच उस तांत्रिक ने मेरे हाथ पर एक लाल कलावा बांध दिया था और कहा था कि कभी भी कलावे को अपने हाथ से मत खोलना। कभी कभी वह मुझसे बाहर से तंत्र मंत्र की कुछ सामग्री मंगाता था, तो मैं 2 दिन का सफर करने के बाद वह सारी सामग्री उसे लाकर देता था। वो रात को 3-3, 4-4 बजे तक कई तरह की साधना करता था और कुछ साधना तो वह मुझसे छिप कर करता था। वो कहता था कि जब मैं यह साधना करूं तो तुम मेरे आसपास भी मत रहना, वरना मारे जा सकते हो। लेकिन एक दिन गलती से मैंने उसे एक साधना करते हुए देख लिया था। मैंने देखा कि उसके सामने एक बहुत सुंदर सी लड़की खड़ी है। अजीब लगा कि यह कैसा अजीब तांत्रिक है, लेकिन देखते ही देखते वह लड़की मेरी नजरों से गायब हो गई। तब मुझे समझ आया कि वह कोई लड़की नहीं थी, वह कोई अदृश्य ताकत थी, शायद कोई पिशाचिनी, प्रेत या फिर कुछ और। फिलहाल वह इंसान नहीं थी।
कुछ दिनों बाद मुझे पता चला कि इस खंडहर में एक पिशाच बंद है। मैंने उससे पहले कभी पिशाच को नहीं देखा था। तांत्रिक ने मुझे बताया कि तुम्हें इस पिशाच को अपने काबू में करके रखना है, क्योंकि तुम हट्टे कट्टे हो और तुम ये काम कर सकते हो। मैंने भी हाँ में सिर हिला दिया। तब तक वहां एक और लड़का आ चुका था जिसका नाम मनु था। वह मुझसे काफी बड़ा था, वो भी मेरे जितना ही तगड़ा और ताकतवर था। फिर एक दिन हम लोग खंडहर के पास बैठे हुए थे, तभी हमारे सामने एक आदमी आकर गिरा। वह इतनी ऊंचाई से गिरा था कि उसकी हड्डी पसली सब टूट गई थी, लेकिन उसमें अभी भी जान बाकी थी। हम दोनों जल्दी से उसके पास गए ताकि उसकी कुछ मदद कर पाए, लेकिन तभी तांत्रिक माणिक आ गया। उसने कहा, जाओ इसे अंदर खंडहर में बंद कर दो। मैंने कहा, इसे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा, इसके चोट लगी हुई है। तांत्रिक ने बताया, नहीं, यह हमारे पिशाच का खाना है। उसे हर 3 दिन में भोजन चाहिए होता है और उसका भोजन एक व्यक्ति का मांस होता है। मेरी सिटी पट्टी गुम हो गई। जिस तांत्रिक को अब तक मैं एक प्रभावशाली तांत्रिक समझ रहा था, वह इतना खतरनाक हो सकता है, मैंने नहीं सोचा था। उसके बाद हर 3 दिन बाद हमारे खंडहर के पास किसी न किसी व्यक्ति की लाश पड़ी होती थी। या तो वह व्यक्ति पूरी तरह मर जाता था या उसमें थोड़ी बहुत जान रहती थी। अगर जान रहती भी थी तो वह कुछ देर बाद पिशाच का खाना बन जाता था। साहब, ऐसा नहीं है कि यह सब करने में मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी। मनु भी इन सब चीजों से बहुत डरा हुआ था। उसके हाथ में भी वह लाल कलावा बंधा हुआ था। हमें तो इस कलावे का मतलब ही नहीं पता था कि आखिर यह कलावा हमें क्यों बांधा गया है। रोज रोज की मौतों से तंग आकर एक दिन मैंने प्लान बनाया कि मैं यहां से भाग जाऊंगा। एक दिन तांत्रिक ने मुझे कुछ सामग्री लाने के लिए शहर भेजा। मैं वहां से चला गया। 4 दिन तक वापस नहीं आया, लेकिन फिर मेरे साथ अजीब अजीब घटनाएं शुरू होने लगी। कभी किसी की छाया दिखाई देती थी, ऐसा लगता था कोई मुझे मारने की कोशिश कर रहा है। मैं इन सब से बहुत डर चुका था। इसी बीच मेरा एक बच्चा छत से गिरकर मर भी गया था। जब मैंने अपने दूसरे बेटे से उसके बारे में पूछा तो उसने बताया कि पता नहीं, भैया हवा में ऊंचाई तक गया और फिर एकदम नीचे गिर गया। मैं समझ गया था कि यह जरूर किसी भूत प्रेत का ही काम है। मेरे साथ ये सब कुछ तब से हो रहा था जब से मैं उस जंगल से भागा था। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी एक रात मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। मुझे वहीं पिशाच नजर आया, जो पिशाच खंडहर में आए लोगों को खाता था। मैं बहुत बुरी तरह घबरा गया और इधर उधर भागने लगा। भागते भागते कब मैं वापस उस जंगल में पहुंच गया, मुझे खुद नहीं पता। जब मुझे एहसास हुआ कि मैं कहाँ हूं, तो मैंने खुद को खंडहर के सामने पाया। मुझे नहीं पता यह कैसा जादू था, लेकिन मैं कैद हो चुका था। तब तांत्रिक माणिक मेरे पास आया और मुझसे बोला, मुझे गद्दारी करेगा? जानता नहीं है इसका अंजाम कितना बुरा होगा। तूने जो यह कलावा पहन रखा है ना, यह सिर्फ कलवा नहीं है, एक तंत्र है। एक ऐसा तंत्र जिसमें तू बंधा हुआ है। तू चाहकर भी इस कलावे को नहीं खोल सकता। इस कलावे को खोलेगा तो मरेगा, और जब तक ये कलवा तेरे हाथ में है तब तक तू मेरी कैद में है। तू जहां भी रहेगा मैं तुझे वापस अपने पास ले आऊंगा। अब मैं उस कलावे का जादू समझ चुका था। जो कुछ था वह कलावा ही था। एक बार मैंने इस कलावे को खोलने की कोशिश की थी, तब मुझे बहुत दर्द हुआ था और बहुत खून बहता था। उसके बाद मैंने कभी दोबारा यह कलावा खोलने की कोशिश नहीं की। मैं न चाहते हुए उस तांत्रिक के लिए काम करता रहा, क्योंकि अगर मैं मर जाता तो मेरे बच्चे अनाथ हो जाते, उन्हें कौन देखता। विजय कहता है, अच्छा तो उसने यह सब कुछ अपने जादू टोने के लिए किया, लेकिन मेरी एक बात समझ नहीं आई कि उसके पास वह पिशाच क्या कर रहा था और वो लोगों को आखिर क्यों खाता था। चंपक ने कहा, साहब उसके पास न जाने ऐसे कितने प्रेत, पिशाच और पिशाचिनी कैद है। वह इनके जरिए अपने काम करवाता है। जब मैं उसके साथ रहने लगा तब मुझे पता चला कि उसके पास जो पैसे आते हैं वह कोई झाड़ फूंक करने से नहीं आते हैं, बल्कि यही प्रेत, पिशाच और पिशाचिनी ही लाकर देते हैं। विजय कहता है, पैसे के लिए इंसान ने क्या कुछ नहीं किया,
फिलहाल चंपक को निगरानी में रखा जाता है और उसका सारा बयान दर्ज कर लिया जाता है। इसके बाद विजय अपनी एक टीम को उस जंगल में वापस भेजता है ताकि उस तांत्रिक को पकड़ सके, लेकिन अफसोस उस खंडहर में ना तो तांत्रिक मिलता है और ना ही वह पिशाच। पुलिस के हाथ पूरी तरह से खाली थे। अब वहां के जंगल इतने गहरे और घने थे, पुलिस वाले भी कब तक ढूंढते। इधर सूरज बुरी तरह घबराया हुआ था। वह अकेले नहीं रह पा रहा था क्योंकि उसके हाथ में वह कलावा बंधा हुआ था। इसके बाद सूरज को एक पंडित जी के पास ले जाया जाता है और उन्हें सारी कहानी बताई जाती है। पंडित जी कहते हैं इसका एक ही उपाय है कि इन्हें दर्द को बर्दाश्त करना होगा। उनकी मौत तभी होगी जब यह शारीरिक तौर पर कमजोर हो। अगर यह धागा खुलते ही इन्हें कुछ ट्रीटमेंट मिल जाए तो शायद यह बच जाए। फिर पुलिस वाले यही तरीका अपनाते हैं। वे लोग सूरज को अस्पताल ले जाते हैं और वहीं पर उसका धागा खोला जाता है। जैसे जैसे धागा खुल रहा था, सूरज के हाथ से खून निकलता जा रहा था। धीरे धीरे सूरज के आगे भी बेहोशी छाने लगी थी, लेकिन जैसे ही उसकी तबीयत बिगड़ी वैसे ही उसे ट्रीटमेंट मिलना शुरू हो गया, जिस वजह से उसकी जान बचा सकी। चंपक की हालत में पहले से सुधार आ गया तो विजय एक बार फिर चंपक से मिला और उसने उससे पायलट के बारे में पूछा कि आखिर वह पायलट कौन था। चंपक ने कहा, साहब, इस बारे में मैं कुछ नहीं जानता। मुझे बस इतना पता है कि हाँ, किसी गुब्बारे से आदमियों को फेंका जाता है। कौन फेंकता है कौन नहीं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। केस वापस आकर वहीं का वहीं ठहर गया। उस पायलट ने ऐसे कौन से राज दफन कर लिए थे जो उसे आत्महत्या करनी पड़ी, कोई नहीं जानता। ना ही वह तांत्रिक और पिशाच पुलिस वालों के हाथ लगा। दोस्तों, भले ही आज सूरज की जान तो बच गई हो, लेकिन जो उसने सहा वो आज तक वो भूल नहीं पाया है। वो जानता है कि उसकी पल्लवी वापस लौटकर नहीं आ सकती और उसको ये भी डर है कि कहीं दोबारा से वो तांत्रिक उस पिशाच को उसके पीछे न लगा दे। अगर कभी दोबारा से उस तांत्रिक से उसकी मुलाकात हो गई तो वो अपने आप को कैसे बचाएगा। और उसका ये डर सही भी है क्योंकि वो तांत्रिक पुलिस को आज तक भी हाथ नहीं लगा है। पुलिस वालों ने सूरज की जान तो बचा ली थी, लेकिन आज भी वो भयंकर ट्रॉमा से गुजर रहा है। तो हम तो यही उम्मीद कर सकते हैं कि ऐसा किसी के साथ भी ना हो। नई जगह पर जब भी घूमने जाए तो काफी सोच समझ कर रहे, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब किसी के साथ होती है तो वो अचानक से घटित हो जाती है। आप कुछ सोच या समझ पाते हैं उससे पहले ही आपके साथ खेल कर लिया जाता है। कुछ लोग इस दुनिया में साथियों ऐसे होते हैं जो गलत राहों पर चल पड़ते हैं, जैसे कि ये तांत्रिक। इनको लगता है कि अगर हम बहुत सारी सिद्धि पा लेंगे तो दुनिया में बहुत ज्यादा शक्तिशाली हो जाएंगे, लेकिन भगवान इनको बहुत बड़ी सजा भी देता है। जब इनके पाप के गड्ढे भर जाते हैं तब इनका अंत जरूर होता है। बस यही उम्मीद करूंगा कि आप भी ईश्वर में विश्वास बनाए रखें। अच्छा, आप सभी ने स्टोरी को आखिर तक जरूर सुना होगा। वैसे तो बहुत ही कम लोग होते हैं जो हमारे लॉयल मेंबर्स हैं वहीं स्टोरी को आखिर तक सुनते हैं, तो वो मुझे बताएं कि स्टोरी कैसी रही है और अपना नाम भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। चलिए अब उन लोगों के नाम लेते हैं जिन्होंने पिछली स्टोरीज पर कमेंट किया है। डेंशु लेपचा, अपेक्षा खनाल नेपाल, सुखराम, मोनिका कौशल दिल्ली, नेहा मलिक सोनीपत, रोहित जायसवाल प्रयागराज, रमेश कुमार राठौड़ सनोज कुमार बिहार, अंशु सिंह राजपूत बिहार, मोहम्मद सहारे नजफगढ़, दिनेश चंद्र पुरोहित जोधपुर, आरती रुद्रपुर, आशा सैनी। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूं आपसे एक और अगली स्टोरी पर।